हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की भाई बहुत टाइम से डिमांड थी कि सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री इस टाइम पे एक वन शॉट वीडियोस दे दीजिए जिससे हमारी प्रैक्टिस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। देखिए, इस टाइम पे वन शॉट वीडियोस का लेक्चर देखना, बहुत लंबे लंबे वीडियोस देखना डज नॉट मेक एनी सेंस। इतना समय ना आपके पास है और ना मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इतना समय उसको वेस्ट करेंगे, है ना भाई। तो इस टाइम पे सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है? सबसे बेस्ट अप्रोच बेटा ये है, क्यों ना हम क्वेश्चंस जानें, क्योंकि हमें थ्योरी ऑलरेडी आती है, हम बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ चुके हैं, हमें फॉर्मूले भी आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अप्रोच एक बिल्कुल ब्रशअप हो जाए अपना नॉलेज, फिर से क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को जान पाए। ठीक है, तो आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस और पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर देंगे। देखिए, इसमें मुझे आपसे क्या चीजें चाहिए, आप पहले अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए। हर क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करेंगे, देखेंगे उसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है और उससे क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। यानी कहने को तो 50 क्वेश्चन है, इस 50 के 100 और 150 क्वेश्चन हम इसके वेरिएशंस देखेंगे। ठीक है, उसी क्वेश्चन में बहुत सारे वेरिएशंस। ये बिल्कुल टॉपर वाली स्ट्रेटेजी, बिल्कुल चैंपियन माइंडसेट है बेटा। क्या है? एक चैंपियन माइंडसेट है कि एक क्वेश्चन तो आपको दे रखा है, लेकिन एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ये मैं खुद से कैसे एनालाइज करूं। आज मैं आपको वो एनालाइज करके दिखाऊंगा। और जब आपका मॉक टेस्ट होगा, जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज यूज कर रहे होंगे, आप खुद से एनालाइज करेंगे कि मैं कैसे इसको वेरिएशंस लेके आ सकता हूं। ठीक है, तो कुछ बच्चे होंगे जो इस टाइम पे नीट 2025 को टारगेट कर रहे होंगे, उसको लिए बिल्कुल वेलकम है, एब्सोल्युटली वेलकम टू यू गाइस। 2026 वाले भी कुछ बच्चे होंगे जो कि अभी 12th क्लास में होंगे, वो अगले साल नीट ट्राई कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक गुड न्यूज मैं आपको दे देता हूं बेटा। आपके लिए हम लोग एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम में, आपके लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम में हम लोग, देखिए आप जाइएगा डॉक्टर आनंद मनी में की वेबसाइट में। ठीक है, आप यहां जाएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं पहला ही कोर्स, डॉक्टर आनंद मनी रेजिडेंशियल स्कूल में ड्रॉपर नीट क्लासरूम प्रोग्राम है। 2026 जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं नीट, कौन सा 2026 वाला, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है भाई। यहां पे आपको टॉप नॉच फैसिलिटीज, आपने वीडियोस तो देख ही लिए होंगे, यूट्यूब के टेस्टिमोनियल्स भी आपने देख ही लिए होंगे, सब कुछ देख रहा है आपने। ठीक है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम के बारे में आपको सब कुछ पता है, यहाँ पे क्या होता है, कैसे हिटलरशिप होती है, यहाँ पे सुबह से शाम कैसे प्रताड़ित किया जाता है बच्चों को। ठीक है, और टेस्ट कैसे रेगुलर लिए जाते हैं। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो बच्चे हमारे हर रोज, ऑलमोस्ट हर रोज उनके प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे मैं आपको करवा रहा हूं, आपको मैं वंस इन अ वाइल करवा देता हूं यूट्यूब में, लेकिन यहां पे तो हर रोज यही काम हो रहा है। ठीक है, एवरी डे। और हफ्ते में 3 से 4 टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट आपके 2 होते हैं, फिर आपके पार्ट टेस्ट भी 2 हो जाते हैं बीच बीच में। तो इतना सब कुछ अपन करवा देते हैं, तो टेस्ट के थ्रू ही पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर आपको बेटा 2026 को टारगेट करना है तो ये सारे आप इसमें कोर्स के जो भी फीचर्स है वो आप देख सकते हैं। और फैकल्टीज भाई आप सबको जानते ही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर आनंद मनी सर, इनको तो आप जानते ही। बाकी फिजिक्स की फैकल्टी है एनकेसी सर, देन आलोक सर, विजय सर, चंदन मनी सर, अनमोल सर भी हैं। केमिस्ट्री में मैं हूं, ज्योति मैम है, बायो में ऑब्वियसली आनंद सर है, नीतिका मैम है और कीर्ति मैम है, प्लस हमारी जो सपोर्ट टीम है और डाउट फैकल्टीज है, उसके अलावा इतनी बड़ी टीम है आपके पास। तो फैकल्टीज की कोई कमी नहीं होती, डाउट सेशन भर भर के होते हैं आपके, क्वेश्चंस आपको भर भर के प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, और प्रैक्टिस सेशन तो बस पूछिए मत। ठीक है भाई, तो आपको अगर और इंफॉर्मेशन इसके लिए चाहिए, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप सपोर्ट में भी ईमेल डाल सकते हैं, आपको इंस्टेंटेनियसली रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हुई उन बच्चों की बात जो 2026 टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे आज इस सेशन के लिए आए हैं उनको अब स्टार्ट करवाते हैं उनका सेशन। तो बेटा अपना कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए, जो भी आप चाहते हैं, और स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, एन aqueous solution of 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मेड अप टू 250 ml। ठीक है, आपने क्या बना दिया, ऑक्सैलिक एसिड का एक सॉल्यूशन बना दिया। बहुत सिंपल, कह रहा है the volume of 0.1 NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution is, यानी कि अब जो आपने ऑक्सैलिक एसिड लिया है उसका 10 ml लेना है और NaOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देना है। तो यानी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन का। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो इसमें लग रहा है वो है क्या, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या है, देखिए अगर आप फॉर्मूला ये लगाते हैं m1v1 इक्वल्स टू m2v2, तो बेटा आप गलती कर देंगे, ऐसा मत कीजिएगा, हटाइए इसको। हमेशा जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है n1v1 इक्वल्स टू n2v2, ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज।
आप नॉर्मेलिटी की जगह लिख सकते हैं n फैक्टर 1 इंटू मोलैरिटी 1 इंटू V1 इक्वल्स टू n फैक्टर 2 इंटू मोलैरिटी 2 इंटू V2। मान लीजिए ये साइड आपकी NaOH की है और मान लीजिए ये साइड आपकी किसकी है, ऑक्सैलिक एसिड की है। किसकी है, ऑक्सैलिक एसिड की है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि n फैक्टर 1 और मोलैरिटी, तो आपका नॉर्मेलिटी होगी, इसकी नॉर्मेलिटी आपको गिवन है किसकी, NaOH की। कितनी है ये, 0.1। इसका कितना वॉल्यूम यूज होगा कि आपकी मोलैरिटी और कितना, इसका वॉल्यूम हमने कितना लिया है, ये लिया है हमने 10 ml, ये लिया अपना 10 ml। तो आपको बस V1 की वैल्यू बतानी है। V1 की वैल्यू आप कैसे बताएंगे, आप निकालेंगे n फैक्टर और मोलैरिटी पहले किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। तो देखिए इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। n फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट का कितना है भाई, देखिए ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट पहले होता क्या है, पहली बात तो ये हुआ बेटा आपका ऑक्सैलिक एसिड और डाइहाइड्रेट मतलब 2H2O। इसमें n फैक्टर कैसे निकालते हैं, n फैक्टर कैसे निकाला जाता है, अगर कोई एसिड है तो कितने H प्लस मैक्सिमम दे सकता है, दैट इज इट्स n फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास HCl होता तो इसका n फैक्टर कितना होता, इसका n फैक्टर 1 होता। ठीक है, H2SO4 होता तो उसका n फैक्टर 2 होता। इस केस में भाई ये 2H प्लस दे सकता है, कितना 2H प्लस दे सकता है, तो इसका n फैक्टर कितना है, इसका n फैक्टर 2 है। तो यहां पे लिख दीजिए 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। कितनी है भाई इसकी मोलैरिटी, आपका क्या मोलैरिटी का फॉर्मूला देखो, एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वो ml में है तो इंटू 1000 हम कर देंगे। तो यानी कि मोलैरिटी का क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, गिवन वेट 6.3, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सैलिक एसिड का, ये होता है आपका 126, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहां से आप इजीली वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कितना आएगा वॉल्यूम, देखिए ये 0.1 से ये कैंसिल, ये डिवाइडेड बाय 2। अच्छा इसमें और कुछ भी, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे 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 एक सेकंड, ये तो अभी हमने सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं, हमने मोलैरिटी का वॉल्यूम तो लिखा ही नहीं। इट इज 250 ml है और इनटू कर देंगे बेटा 1000 से, ठीक है। नाउ इट इज कंप्लीट, इसे डिवाइड कर दीजिए सीधा 4 टाइम्स। तो ये गया डाउट, ये गया डाउट, ये गया, ये गया, ये गया। तो कितना आ रहा है आंसर, आपकी V की वैल्यू आ रही है कितना बेटा, 40 ml। तो 40 ml शुड बी द करेक्ट आंसर। कितना आएगा आंसर, 40 ml आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई 40 ml, ऑप्शन नंबर ए 40 ml इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच में लेके आनी है कि आपने फाइनली क्या निकालना है और उसमें गिवन एलिमेंट्स क्या क्या है। ऑलराइट, कर लेंगे, बिल्कुल एब्सोल्युटली कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आपके पास कि इन अ रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन है 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl गिव्स 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस 6 Cl माइनस एक्वस प्लस 3H2 गैसेस। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है। क्या बताना है आपको, एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है आपको बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है। तो कौन सा करेक्ट होगा, तो देखिए पहला स्टेटमेंट है 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड। देखिए बोल रहा है कि हर एक HCl जो कंज्यूम होगा उसके लिए 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या ये बात सही है, देखिए अगर 6 HCl कंज्यूम होते हैं तो हमारी 3 H2 निकलती है। अगर 6 HCl कंज्यूम होते हैं तो हमारी 3 H2 निकलती है। यानी कि अगर मेरा एक HCl कंज्यूम हो रहा होता, अगर मेरा एक HCl कंज्यूम होगा तो मेरी हाइड्रोजन कितनी निकलेगी, ये निकलेगी 3/6 यानी कि हाफ H2। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपके पास 1 मोल HCl है तो आपके पास आधा मोल H2 होगा। कितना होगा, हाफ मोल H2 होगा, हाफ मोल H2। भाई 1 मोल H2 का मतलब हुआ बेटा, 1 मोल H2 का मतलब हुआ एट एसटीपी इसका मतलब हुआ कितना 22.4 लीटर, यानी हाफ का मतलब कितना हो गया, ये हो गया बेटा 11.2 लीटर एट एसटीपी। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हमें क्योंकि पूरी क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है, हमें सिर्फ टिक नहीं मारना है, हम देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, बाकी ऑप्शंस क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं बाकी ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है कि 6 लीटर HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड। ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये क्या बात हुई, इसका 6 लीटर बन रहा है और इसका कितना बन रहा है, इसका 3 लीटर बन रहा है। ये बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो कोई स्टेटमेंट इसमें पॉसिबल है ही नहीं। कह रहा है 33.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड regardless of temperature and pressure for every mole of aluminium that reacts। क्या ये बात सही है, कह रहा है कि एल्यूमिनियम जितना, सपोज एक एल्यूमिनियम होता, आपके पास एक एल्यूमिनियम होता तो आपके पास ये कितना बनता भाई, आपके पास हाइड्रोजन कितनी बनती है 3/2 H2 बनती।
यानी कि बिल्कुल ठीक है। 3.6 लीटर H2 इज प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू था, लेकिन किस पे ट्रू था? ये एट एसटीपी ट्रू था, एट एसटीपी। तो रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता। अगर एसटीपी की कंडीशन होती तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। इतनी बात आपको समझ में आती है? ऊपर वाला स्टेटमेंट क्यों ट्रू है? क्योंकि उसमें एट एसटीपी मेंशन्ड है। ये वाला ट्रू होता अगर एट एसटीपी मेंशन्ड होता, पर नहीं मेंशन्ड है और बोल रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात? आखिरी स्टेटमेंट कहता है 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट्स। नहीं भाई, इतना बनेगा कितना? 33.6 बनेगा, इतना नहीं बनेगा। ये स्टेटमेंट तो अच्छी लग रही है, लेकिन फैक्ट इसका जो डेटा है वो गलत है। ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 33.6 के बराबर। ठीक है, तो सी और डी स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, समझ में आया पूरा? चलिए अगला करते हैं। कह रहा है which of the following has maximum number of molecules among the following। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिए ये बेटा, ये परफेक्ट नीट टाइप क्वेश्चन 2024 में भी नंबर ऑफ मोल्स से ही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही सवाल आया था। देखिए, आपको एक फैक्चुअली करेक्ट चीज बताऊं कि आपसे कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जाए, आप क्या कर दीजिए? ऑलवेज यहां पे आप फाइंड मोल्स, बस मोल्स फाइंड कर दीजिए। आप याद रखेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मॉलिक्यूल्स के होता है। किसके होता है? नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूल्स के होता है। यानी कि अगर एक मोल है, देखो आपको बताऊं, अगर एक मोल है तो कितने आपके पास Na मॉलिक्यूल्स हैं? अगर आपके पास 2 मोल हैं तो आपके पास कितने हैं? 2 Na मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आपके पास x मोल है तो आपके पास बेटा x इंटू Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसीलिए बोलते हैं मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर आपको कहीं पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, आप क्या निकालेंगे? आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं यार? आपका 44/44 यानी कि 1। यहाँ पे कितना आएगा? इट इज 48 डिवाइडेड बाय 32 यानी कि 1.5। 8 ग्राम H2, 8 ग्राम H2 कितना आएगा? इट विल बी 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2 मोल्स। और 64 ग्राम H2 कितना हो गया? 64/62 दैट इज 1। तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी भाई? आपको एक ही मैक्सिमम वैल्यू दिखेगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में जो गिवन है। ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट? बिल्कुल ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है द मास ऑफ 60% HCl बाय मास रिक्वायर्ड फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 10 लीटर ऑफ 0.1 m NaOH। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फिर से एक न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन। देखिए, अगर आपके पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन दिया है तो इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर है। इसमें क्या करेंगे हम? n फैक्टर 1 इंटू m1 v1 इक्वल्स टू n फैक्टर 2 इंटू m2 v2। साइड चूज कर लीजिए, आपकी मर्जी है। किसी को भी इसको HCl बना दीजिए, इसको आप NaOH बना दीजिए। अगर HCl और NaOH है, देखो देखिए n फैक्टर कितना, ये एक H प्लस दे सकता है, तो n फैक्टर बेटा 1 और ये भी कितना हो जाएगा NaOH के लिए 1। तो आपको बस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 ही अल्टीमेटली करना है। देखिए HCl के लिए कितना मोलैरिटी आपको दे रखी है? अच्छा ठीक है, नहीं गिवन है। द मास ऑफ 60% HCl। ओके, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या कर रहे हैं, आपको जो गिवन है पहले वो कर देते हैं। NaOH के लिए जो गिवन है कितना है? ये आपका बेटा 0.1 है और कितना है? इट इज 10 लीटर दैट इज 1। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? NaOH के लिए ये वैल्यू आई है। तो सर इससे मास पूछा है और आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे निकाला जाए। देखिए बहुत आसान है। कैसे? आप मुझे ये बताइए कि m1 v1 एक्चुअली होता किसके बराबर है? m1 v1 होता किसके बराबर है? हाँ, अगर आपको याद आया किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू व्हाट? मोलैरिटी इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यानी कि n की वैल्यू mv के बराबर होती है। यानी कि ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है। क्या है ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आपको गिवन है, जो कि किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आने चाहिए। लेकिन एक शर्त इसमें यह है कि देखो, अगर ये 100% होता तो नंबर ऑफ मोल्स HCl अगर 1 के बराबर है तो गिवन वेट ऑफ HCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, यानी बेटा गिवन वेट की वैल्यू कितनी आ जाती? गिवन वेट ऑफ HCl की वैल्यू कितनी आ जाती?
36.5 ग्राम के बराबर। कितना? 36.5 ग्राम के बराबर। कितना है? 36.5 ग्राम के बराबर। लेकिन कह रहा है कि वो 60% HCl बाय मास है, यानी कि इसमें प्योरिटी कितनी है परसेंटेज इसकी? 60% है। यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे आप किससे? 60% से। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 60% से, आंसर आपका किससे कितना आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए 36.5 इंटू 10/6 ग्राम के बराबर। ये आंसर कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 60.8 ग्राम्स के बराबर। कितना आ जाएगा? इट विल बी इक्वल्स टू 60.8 ग्राम्स के बराबर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये 60% ना होता, आप हमेशा इसमें एक अप्रोच में आपको बताऊं, आपको एक अप्रोच बताऊं। अप्रोच ये है, आप मान लीजिए आपको 100% ही गिवन है। आप मत सोचिए कि आपको 60% गिवन है, 80% गिवन है, छोड़ दो। मान लो कि आपको नॉर्मल HCl गिवन है, तो आपका आंसर कितना आता? आपका आंसर आता 36.5। कितना आता आपका आंसर? आपका आंसर आता 36.5। अब जैसे ही आपको पता चला कि ये HCl तो प्योर था ही नहीं, ये HCl कितना परसेंट प्योर था? ये सिर्फ 60% प्योर था। अगर ये सिर्फ 60% प्योर था तो क्या ये जरूरत से ज्यादा चाहिए, जरूरत से कम चाहिए? सोच के देखिए। अगर ये 60% प्योर था तो ये मुझे जरूरत से ज्यादा चाहिए, यानी कि ये मुझे 36.5 से ज्यादा ही चाहिए होगा। तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया 60 से। आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक बॉटल है, ये बॉटल है। मैं कह रहा हूं कि इस बॉटल में ये 10 ग्राम लिक्विड है, 10 ग्राम प्रोटीन है। मान लो कि ये 10 ग्राम प्रोटीन है, और आपने क्या किया? मैंने बोला ये 50% प्योर है, 50% प्योर है। 10 ग्राम की बॉटल है, इसमें 50% प्योर है। और आपको रिक्वायर्ड है, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 10 ग्राम प्रोटीन ही चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट है आपको 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो आप क्या करेंगे बताओ? आप कितनी बॉटल्स पिएंगे? हाउ मेनी बॉटल्स विल यू कंज्यूम? बताइए, हाउ मेनी बॉटल्स विल यू कंज्यूम? आप कितनी बॉटल्स पिएंगे मुझे बताइए, बताइए। देखिए, आप बोलेंगे कि 10 ग्राम प्रोटीन है, 50% प्योर है, तो इसमें एक्चुअल प्रोटीन कितना है? इसमें एक्चुअल प्रोटीन है बेटा 5 ग्राम। एक्चुअल प्रोटीन है इसमें 5 ग्राम। तो अगर आपका आंसर था हाफ तो आप गलत थे ऑब्वियसली। एक बॉटल पी के आपको 5 ग्राम मिलता है, तो आपको एक्चुअली में कितना चाहिए? 10 ग्राम चाहिए। तो आपको कितनी बॉटल लेनी पड़ेंगी? आपको 2 बॉटल्स इसकी लेनी पड़ेंगी। हमने वही तो किया है। हमने देखा कि हमारा 36.5 ग्राम होता अगर 100% प्योर होता। अगर 100% प्योर होता तो 36.5 ग्राम होता, लेकिन कितना परसेंट प्योर है? 60% प्योर है, तो हमें जरूरत से ज्यादा चाहिए, और वो कितना आ जाएगा? 60.8 ग्राम आ जाएगा। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? बिल्कुल करेक्ट है वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कंपाउंड मेड ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर फाउंड टू कंटेन 25% ए एंड 75% बी, द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। देखिए, नीट 2024 में सिमिलर क्वेश्चन आया था, सिमिलर क्वेश्चन इन नीट 2024, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आया था। कैसे अटेंड करते हैं हम इन क्वेश्चंस को? हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला वाले को, आप यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी लिखिए, और बगल में उनके परसेंटेजेस को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ए यहाँ पे 25% है, तो ये हो जाएगा बेटा 25 ग्राम, और ये हो जाएगा आपका 75 ग्राम। इनके एटॉमिक मासेस आपको गिवन है। इसका एटॉमिक मास आपको गिवन है कितना? 12.5, और इसका गिवन है आपको 37.5। आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू लिख देंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट, दैट इज 2। यहाँ पे भी सेम, कितना आ जाएगा? 2। तो आपका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन रहा है बेटा? ये बन रहा है आपका A2 B2 के बराबर, जो कि एक्चुअली क्या है? जो कि आपका AB ही है। क्या है? इट इज योर AB। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? AB कहाँ है? ऑप्शन नंबर A, AB। बिल्कुल ठीक है ये वाली बात, एब्सोल्युटली क्लियर है ये। ठीक है, चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें सारे ये सारे रेशियो है। कह रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है हमें कंपाउंड का। तो बिल्कुल आ सकता है भाई ऐसा क्वेश्चन भी, क्योंकि इसका जो करेक्ट तरीका होता है बहुत लंबा तरीका है। आपको टेबल बनानी है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, पर फटाफट कैसे करेंगे? देखिए, आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ध्यान रखिएगा, आपका आंसर हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही आती है, मतलब कुछ उसमें फ्रैक्शन वगैरह ऐसा नहीं आता है। तो कितना हो गया बेटा? 37.6 ग्राम।
ये हो जाएगा आपका 9.67 ग्राम, और आप इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये अराउंड 40, कितना आएगा 38 हो जाएगा, 48 47 के आसपास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 53 ग्राम या फिर 52 53 के आसपास, इतना ही आएगा, 52 53 के आसपास अप्रोक्सीमेट ही निकालना है। यहाँ से आप बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कैसे, ये करेंगे आप 38.7 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 3.2 टाइम्स आ जाएगा, कितना 3.2 टाइम्स। इसको करेंगे 9.67 डिवाइडेड बाय 1, कितना आ जाएगा 9.6 के बराबर ही आ जाएगा। इसको करेंगे आप 53 डिवाइडेड बाय 16, ये भी आपका 3.2 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बेटा क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि इनमें से सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, सबको हम 3.2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2, ये हो जाएगा आपके 1 के बराबर, ये हो जाएगा 9.6 डिवाइडेड बाय 3.2, ये हो जाएगा आपका 3 के बराबर, ये हो जाएगा आपका 3.3 डिवाइडेड बाय 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2 यानी कि 1 के बराबर। तो आपका क्या आया, ये आया आपका CH3O के बराबर, कितना CH3O। तो कहाँ है ऑप्शन CH3O, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, CH3O इज योर करेक्ट आंसर। तो इस वाले क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस करना नहीं बंद करना है, ठीक है। तो बेटा आपने सारे क्वेश्चंस अब कर लिए हैं जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब हम कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, अगर वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल्स टू 8/9 टाइम्स द रिडबर्ग्स कांस्टेंट। यानी कि आपको किसकी वैल्यू दी है, वेव नंबर की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है बेटा, वेव नंबर की वैल्यू बोल रहा है कि इट इज 8/9 टाइम्स ऑफ RH, कितनी है। एक्चुअली वेव नंबर की वैल्यू होती कितनी है, ये होती है आपकी, और आपसे पूछा क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कहां पॉसिबल है। तो देखो फॉर्मूला, पहली बात फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यू बार इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू RH इंटू Z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, ये वाली बात कह रहा है कि ये वैल्यू 8/9 के बराबर आनी चाहिए। तो इसमें N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए आपके किसके लिए दिया है, हाइड्रोजन के लिए दिया है, किसके लिए दिया है, हाइड्रोजन के लिए, Z की वैल्यू 1, तो 8/9 RH शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, RH 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, ठीक है। ये हो गया आपका N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अच्छा मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको अपन लिख सकते हैं N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा लिखा जा सकता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऑप्शंस देखने हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करना है। आप पहले वाले ऑप्शन में देखिए N2 की वैल्यू 3 लगा के देखिए, तो इट विल बी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 8, और हो जाएगा 9 इंटू 1, कितना 8/9, तो वो 8/9 के बराबर ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से आप बाकी ऑप्शन पे लगा के देखिए। फॉर एग्जाम्पल एक डी ऑप्शन देखते हैं कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 3 अपॉन कितना 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका आंसर आता 3/4 RH के बराबर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इतनी बात ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कहते हैं, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बार बार हर साल पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जामिनेशन में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए आपको एक्चुअली किस पे बेस्ड है, ये बेटा पॉलीज एक्सक्लूशन रूल पे बेस्ड है। किस पे, ये पॉलीज रूल पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि कहता है कि सारे के सारे क्वांटम नंबर एक तो क्या होते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते, ऊपर से इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एल की जो मैक्सिमम वैल्यू है, एल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो n-1 के करीब होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, एल की मैक्सिमम वैल्यू n-1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 3 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। n इक्वल्स टू 2 क्या पॉसिबल है, एल की वैल्यू होगी 3 - 1 2, तो ये भी पॉसिबल है। m की वैल्यू बेटा कितनी होती है, m की वैल्यू माइनस एल से लेके प्लस एल तक होती है, यानी कि इस केस में वो -2 से लेके कितना +2 हो जाएगा, तो 0 भी पॉसिबल है। और s की तो हमारी दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, कौन सी, +½ एंड -½ तो +½ इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है, अगला देखते हैं, 2 पॉसिबल है, हाँ 2 तो पॉसिबल ही है। l की वैल्यू 2, ओ माय गॉड क्या कह दिया इसने, ये क्या कह दिया, l की वैल्यू 2, क्या ये पॉसिबल है, नहीं भाई। l की मैक्सिमम वैल्यू जो बेटा जो पॉसिबल है वो कितनी है, l की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो है 2 - 1 दैट इज 1, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। m1 पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल था, 1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, -½ पॉसिबल है, यहाँ पे 3 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, +½ भी पॉसिबल है।
तो सारी वैल्यूज पॉसिबल है ए को छोड़ के, तो ये ओवरऑल ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कर लेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस भी कर लेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर्स, सारे आपको क्वांटम नंबर्स n और l की वैल्यू गिवन है। कह रहा है कैन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी की तरफ आपको इनको लेके चलना है। बेटा आपको एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था कब, नीट 2024 में, यही जो पिछले साल वाला है, नीट 2024 में सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट तो नहीं, इसके जैसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट, ये है कि अगर आपकी n+l की वैल्यू अगर ये हाई है, अगर ये वैल्यू हाई है तो आप बोलते हैं कि वो हाई एनर्जी है। क्या है वो हाई एनर्जी है। और अगर ये लो है तो ये लो एनर्जी है। यानी कि अगर n+l की वैल्यू कम आ रही है तो उसकी कम एनर्जी होगी, और अगर ज्यादा आ रही है तो उसकी ज्यादा एनर्जी होगी। अच्छा ये भी हो सकता था कि n+l की वैल्यू सेम आ जाती, दो के लिए n की वैल्यू सेम हो जाती। अगर n+l की वैल्यू सेम होती है तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो वो n पे डिपेंड करेगा। यानी कि उस केस में अगर n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में बेटा n+l की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, किसकी, n+l की वैल्यू मैं लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 में है आपके पास 4+1 कितना, ये 4+1 है। सेकंड में देखिए कितना है, इट इज 4+0, 4+0। ऑप्शन नंबर 3 में है आपके पास कितना है, इट इज 3+2, 3+2। एंड ऑप्शन नंबर 4 में है इट इज 3+1, कितना, 3+1। तो टोटल कैसे करेंगे, देखिए टोटल आप ऐसे करेंगे, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 4। तो सबसे ज्यादा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे कम वैल्यू 4 वालों की होगी, यानी कि ये 4 है, ये 4 है। इसमें से भी ज्यादा कम कौन सा होगा, जिसका n की वैल्यू जिसकी कम हो जाएगी। n की वैल्यू किसकी कम है, n की वैल्यू इसकी कम है। तो यानी कि 4 सबसे पहले, और फिर उसके बाद क्या आएगा आपका आंसर, फिर उसके बाद आंसर आएगा आपका सेकंड वाला। फिर आपको बेटा 5 वाले चेक करने हैं, 4+1 एंड 3+2। तो पहले कौन सा आएगा, 3 वाला, ऑब्वियसली दैट इज ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर ये हो जाएगा फर्स्ट। तो दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन की फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कर लेंगे। आपको लॉजिक समझ में आया कि क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे, बिल्कुल ठीक। करिए, कहता है इफ λ1 इज द वेवलेंथ फॉर द जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड ऑर्बिट एंड λ2 फॉर थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट, देन वेवलेंथ जंप फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड ऑर्बिट के लिए आपको वेवलेंथ बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपको बस पता होना चाहिए, मान लीजिए ये आपकी फोर्थ स्टेट है, ये आपकी थर्ड है, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी फर्स्ट है। तो ध्यान रखिए ये है आपकी फोर्थ, दिस इज योर थर्ड, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट। आपका जो पहला जंप है वो फोर्थ से थर्ड की तरफ है, कह रहा है फोर्थ से थर्ड की तरफ है, उसके लिए आपका क्या आएगा, λ1 आएगा। क्या आएगा, इट विल बी λ1। ठीक है, फिर जो आपका उसने जंप कहा वो है आपका थर्ड से सेकंड की तरफ, इसमें आपका λ2 गिवन है। क्या गिवन है, λ2। आपसे क्वेश्चन वाला ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताइए कि ये लैम्डा कितना होगा, ये λ3 मान लेते हैं, ये λ3 कितना होगा। तो ध्यान रखिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लैम्डा कंजर्व नहीं होता है लेकिन एनर्जी कंजर्व होती है। मैं ये बोल सकता हूं कि E3 इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। क्या ऐसा बोल सकता हूं, हाँ। ये जो टोटल एनर्जी यहां से यहां तक की होगी, ये दिस प्लस दिस एनर्जी होगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। यानी कि मैं इसको कह सकता हूं HC λ3 इज इक्वल्स टू HC बाय λ1 प्लस HC बाय λ2। HC कैंसिल, λ3 की वैल्यू बेटा आ जाएगी λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है भाई, एक ही ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कर लेंगे ये वाला सवाल, कर लेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस इन पिकोमीटर फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन He प्लस इज, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस बताना है। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, दैट इज R इज इक्वल्स टू R0 इंटू n स्क्वायर बाय Z। यहाँ पे R0 की वैल्यू बेटा होती है 52.9 पिकोमीटर इंटू n स्क्वायर। n स्क्वायर की वैल्यू बेटा, n की वैल्यू ये गिवन नहीं है आपको, तो आप 1 ही लेके चलेंगे, और Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन हीलियम, दैट इज 2। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 26.5 के अप्रॉक्स आप मान सकते हैं। ठीक है,
तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। देखिए सिंपल क्वेश्चन ही हमें ज्यादा परेशान करते हैं, छोटे छोटे फॉर्मुलेज हम भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन एम्स में आया था, ये क्वेश्चन एम्स में आया था। कहाँ आया था? एम्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बताइए मुझे, कर लेंगे आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने रेडियस के दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक मैंने पढ़ा है r इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, जो मैंने अभी करवाया, और एक और फॉर्मूला मैंने पढ़ा है व्हाट, r इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3। तो क्या ये सेम चीज के फॉर्मूले हैं? क्या ये सेम फॉर्मूले हैं? क्या ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं? तो मुझे बताइए आप कमेंट करके कि ये किस चीज का फॉर्मूला है और ये किस चीज का फॉर्मूला है। देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है, और हो सकता है कंफ्यूजन आपके अंदर हो। बताइए मुझे कमेंट करके कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज का, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं। कहता है द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शोज, क्या शो करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन तो नहीं, पोलराइजेशन भी नहीं, ये तो वेव नेचर वाले की चीजें हैं। प्रेजेंस ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिख रहा है तो इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है? आपको क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए। ठीक है, अब करते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। आपसे कहता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन बता दीजिए कि क्या रिलेशन होगा। देखिए आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अगर आप एक पीवी ग्राफ बनाने जाएंगे तो कुछ पीवी ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये पीवी ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। आप लोग बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी कर्व आप किसी भी पीवी ग्राफ में बना रहे हैं, ये हमेशा किसके लिए होता है? कोई भी कर्व होता है तो वो एक रिवर्सिबल के लिए कर्व होता है। किसके लिए होता है? एक रिवर्सिबल के लिए कर्व होता है। आप इसमें इरिवर्सिबल अगर आप बनाना चाहें तो जिन्होंने फुल क्लास अटेम्प्ट किए हैं उन्हें पता होगा कि हम कुछ इस तरीके से, वैसे हम बनाना नहीं पाते हैं बट ये एक लूप होल है, हम इस तरीके से बना सकते हैं। दैट इज ये एक इरिवर्सिबल का केस हो जाता है, एक इरिवर्सिबल का केस हो जाता है। तो इरिवर्सिबल के लिए एरिया अंडर द ग्राफ इतना आता है, और रिवर्सिबल के लिए कितना आता है? रिवर्सिबल के लिए एरिया अंडर द ग्राफ इतना सारा आता है। ठीक है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। किसका केस है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस में। यानी अगर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करूं, तो वर्क डन जो रिवर्सिबल का है वो ज्यादा है किससे? वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल से। ठीक है, लेकिन आपसे देखो, चलो ठीक है, इसका आंसर तो आ गया। आंसर क्या है इसका? वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मैं कंप्रेशन की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क डन जो रिवर्सिबल होगा वो कम होगा वर्क डन ऑफ इरिवर्सिबल से। यू हैव टू रिमेंबर दिस, आप इसे याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, चलिए एक थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कह रहा है S + 3/2 O2 gives SO3 + 2x किलो कैलोरीज प्लस, एंड दूसरा है आपका SO2 + ½ O2 gives SO3 + y किलो कैलोरीज। कहता है फाइंड आउट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे बेटा S + O2 gives SO2, यही निकालनी है आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए आपको पहले मैं एक चीज बता दूं, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है? ये जो 2x किलो कैलोरीज लिखा है, ये एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा है कि इसमें 2x किलो कैलोरीज एज ए हीट निकली है, इट इज एमिटेड आउट। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा H की वैल्यू बेटा इसमें -2x होगी और यहाँ पे -y होगी। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बात करते हैं कि मुझे S + O2 gives SO2 चाहिए, यानी कि SO2 मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए और बाकी मुझे कहां पे चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। तो S तो मुझे यहीं से मिल जाएगा, तो पहली वाली इक्वेशन को तो मैं ऐसे ही लिख दूं, S + 3/2 O2 gives SO3। ठीक है, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो गई है? ये वैल्यू हो गई -2x। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पे मुझे SO2 राइट साइड पे चाहिए, तो SO2 को कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा SO3 gives SO2 + ½ O2, और ये वैल्यू हो गई है -y के बराबर। डेल्टा H की वैल्यू हो गई -y। एक बार देखता हूं कि मेरे पास फाइनली क्या आया। देखिए आप दोनों इक्वेशन को अगर प्लस करते हैं तो SO3 से SO3 कैंसिल, और आपका SO2 आ गया यहाँ पे,
S आ गया यहाँ पे, एंड 3/2 SO2 माइनस हाफ SO2 इज SO2 ओनली, यानी कि मुझे ये मिल रहा है। ये कैसे आया? दोनों इक्वेशंस को ऐड करके, यानी कि आपका जो डेल्टा H होना चाहिए रिएक्शन का कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू -2x एंड -y के बराबर, इतना आना चाहिए। दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया नहीं, ऐसा कोई भी। अच्छा एक सेकंड, रुकिए, हमने इस वाली रिएक्शन को उल्टा कर दिया था ना, तो इसके लिए -y था, तो इट शुड बी +y, तो आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए -2x + y, ये आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए अगर आप इसको ठीक से देखेंगे, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा, भले करेक्ट ऑप्शन यही है, लेकिन उसने क्यों नहीं दिया ऐसा आंसर? एक्चुअली बताऊं क्या है, वो आपसे इस तरीके से पूछना चाहता है कि बताइए इस फॉर्म में मुझे बताइए, क्योंकि अगर ये एक्सोथर्मिक है तो मुझे इसे इस फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि मैं इसे लिखूंगा माइनस यानी कि 2x + y, इस तरीके से लिखना चाहूंगा, यानी कि मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 2x - y के बराबर। क्या? 2x - y। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे +2x और ये माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 2x - y के बराबर। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पे फिर एक कॉन्सेप्चुअल फ्लॉ आ जाएगा। आपको याद रखना है कि आंसर आपका करेक्ट ये है, लेकिन आंसर आपसे क्वेश्चन वाले ने इस तरीके से पूछा, ठीक है? तो कॉन्सेप्चुअल चीज ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड टू द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द रिएक्शन। आपके पास एक रिएक्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये पूछ रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सिंपल से फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है इसका, डेल्टा H = ΔU + ΔNG RT। यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कुछ नहीं करना इस रिएक्शन में, बस डेल्टा NG की वैल्यू देखनी है। गैसियस मोल्स कितने होंगे भाई? ये 2 हैं, और यहाँ पे कितने? ये 3 और एक ये 4, यानी कि डेल्टा NG की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे? इट इज 2 - 4, दैट इज -2 के बराबर है। कितना है? -2 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा? डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू डेल्टा E - 2RT, ठीक है? ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल शॉर्ट आप इसे मान सकते हैं, बिल्कुल किसी ना हर ऑल्टरनेट ईयर ये सवाल आपसे पूछा ही जाता है। क्या है भाई सवाल? देखिए ये एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। स्पॉन्टेनिटी आप कभी भी देखो डेल्टा एस को देख के नहीं बताते हो। स्पॉन्टेनिटी की अल्टीमेट कंडीशन क्या है? इट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी अगर ये पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, जीरो है तो इक्विलिब्रियम, यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है? तो क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस एक एक करके देखेंगे। पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। आपको डेल्टा एच की वैल्यू बेटा यहाँ पे पॉजिटिव दी गई है, मान लीजिए ये +x के बराबर है। किसके बराबर है? +x के बराबर है। माइनस डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस को मान लो ये भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ये मान लो कि ये एक वाई वैल्यू, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि टी डेल्टा एस जो है एच से बड़ा है, यानी कि बोला गया है कि y इज ग्रेटर देन x, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अगर डी डेल्टा जी नेगेटिव आ गया यानी कि ये क्या है? ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो हमें क्वेश्चन में यही तो बताना है कि फेवरेबल कंडीशन कौन सी है स्पॉन्टेनिटी के लिए? एक ही फेवरेबल, वही ऑप्शन नंबर ए ही हमारे लिए फेवरेबल है। बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। चलिए एक काम करते हैं, कोई और ऑप्शन भी निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। इसमें निकाल के देखते हैं। देखिए क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। देखिए इसमें तो मुझे जीरो नजर आ रहा है, इसमें तो जीरो आएगा। कोई और ऑप्शन देखते हैं, ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू बेटा नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है, यानी कि ये हो जाएगा -x, ठीक है? और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस वाई। इट शुड बी इक्वल्स टू x -x + y। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टी डेल्टा एस और h बराबर है। क्या है? टी डेल्टा एस और h बराबर है, तो ये भी जीरो आ जाएगा। ये भी एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही है, ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसमें आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आ रहा है। चलो इसमें मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इसी में चेक करवा देता हूँ। यहाँ इसको मिटा देते हैं, फिर से चेक करवा देते हैं। ऑप्शन नंबर हम करने जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए। बहुत ही सिंपल, डेल्टा एच की वैल्यू +x है और ये नेगेटिव है, तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस और -y, यानी कि ये हो जाएगा x + y।
अब मुझे देखना ही नहीं, मुझे इसमें नहीं देखना कि टी डेल्टा एस बड़ा है या फिर डेल्टा एच बड़ा है, कुछ भी बड़ा हो, ये आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आने वाला है। पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा ये पॉजिटिव ही आने वाला है, यानी कि ये तो ऑलवेज विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि नॉन स्पॉन्टेनियस की क्या कंडीशन है, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस की क्या कंडीशन है, तो ये है आपकी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे थे एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 and Cr3O3 आर दिस मच एंड दिस मच, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन आज आपको ये दे रखा है, ये Al2Cr2O3 हो। ठीक है, कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा एच रिएक्शन का किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स नहीं प्रोडक्ट्स, माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स में आपके पास बेटा क्या क्या है, इट इज डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ क्या, 2 टाइम्स डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Cr। ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट एक और आया, यहां पे ये कॉन्सेप्ट आया कि जो आपके एलिमेंटल स्टेट में जो भी कंपाउंड्स आपके पाए जाएंगे, जैसे कि ये एलिमेंटल स्टेट में क्रोमियम, इनका डेल्टा एच फॉर्मेशन बेटा 0 होता है। क्या होता है, इनका होता है 0। और बाकी इनका क्या होगा, इनका तो आपको दे रखा है Al2O3 का कितना दे रखा है भाई आपको, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 का आपको दे रखा है -1596 किलो जूल में ही है, और माइनस ये कितना है -1134। तो क्या हो जाएगा -1596 प्लस 1134 किलो जूल, यानी कि आंसर आपका कितना आएगा -462 किलो जूल के बराबर। ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब देखिए आपको अगले क्वेश्चन में निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3। अगर बेटा आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप मानिए आपको थर्मोकेमिस्ट्री आ गई, आपको थर्मोकेमिस्ट्री आ चुकी है, मैं आपको नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, आपको मैं अगर ये करवा दिया तो आप खुद से प्रैक्टिस मुझे पता नहीं करेंगे। देखते हैं कौन जवाब देता है कमेंट सेक्शन में, आपके लिए एक खुला चैलेंज है कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूंगा जो भी इसे कमेंट करेगा इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपके लिए इट इज एन ओपन चैलेंज, आप मुझे इसे करेक्ट आंसर बताइए। आपको मैं एक हिंट दे देता हूं, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 निकालनी है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बेटा NCl3 की ऐसी निकलेगी, इट इज N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स NCl3 गैस। और ध्यान रखिएगा सिर्फ NCl3 तो ये हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी फाइनल रिएक्शन होगी। आपको इन रिएक्शंस को इस फॉर्म में लेके आना है, और इस क्वेश्चन में आपको असली वाला आंसर यानी कि ये क्योंकि आपको +1 दिया है, +x1 दिया है, तो डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए कितनी हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी -x1। ये बात को अच्छे से ध्यान रखिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन होता है और आप मतलब कमेंट कर देते हैं ठीक आंसर, तो अच्छी बात है, मैं उसे पिन कर दूंगा, सब लोग आंसर देख लेंगे। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में ये भी बता देंगे कि सर ये फटाफट से एक बार बता दीजिए, मैं इसका शॉर्ट आपको दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर हमें करना कैसे है। ध्यान रखिएगा, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्मोकेमिस्ट्री की बिल्कुल जान है, पूरा थर्मोकेमिस्ट्री इस क्वेश्चन में बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अब करते हैं एक फर्स्ट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन कहता है the work done by the system in a cyclic process involving 1 mole of an ideal monoatomic gas is -50 किलोजूल। यानी कि बेटा आपको वर्क डन उसने लिखा भी है, और वर्क डन बाय द सिस्टम कितनी वैल्यू है -50 किलो जूल के बराबर कह रहा है। द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, उसने पहले ही कह दिया है कि आंसर तो आपका पॉजिटिव में आ गया, उसने खुद कह दिया है कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। फिर भी हम देखते हैं, देखो हीट की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्ट बेटा इसमें ये इन्वॉल्व है कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है, इंटरनल एनर्जी हमारी एक स्टेट फंक्शन होती है, और आप जानते हैं कि स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, वो अपनी सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, ये अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, ये बात आपको जानती होती है। यानी कि इसका जब भी आप एक क्लोज इंटीग्रेशन किसी भी स्टेट फंक्शन का करेंगे
तो उसका क्लोज इंटीग्रेशन कितना आता है, 0 आता है। यानी कि एक लूप में, एक सर्कल में वो कितना आता है, स्टेट फंक्शन का क्लोज इंटीग्रेशन आता है 0। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी 0 और क्यू की वैल्यू हो जाएगी -w के बराबर, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -50, दैट इज +50 किलो जूल। तो +50 किलो जूल विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आई आपको ये वाली बात? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स की तरफ। ठीक है, तो बताइए थर्मोडायनेमिक्स हो गया ना पूरा, कुछ और तो नहीं करना है उसमें, बिल्कुल सिंपल था। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको दे रखी है आपको, ठीक है, आपको 3 स्टेप में इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है। कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द डिसोसिएशन, आपको इसके डिसोसिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए आपको जब भी आपको पता है कि ये रिएक्शन आपको मिलेगी कैसे, आप इन तीनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। क्या करेंगे इसमें, हेस लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हेस लॉ लगाएंगे। इसमें हेस का लॉ लगाएंगे इसमें, ठीक है। आपको तीनों रिएक्शन को आप ऐड करते हैं तो आपको ये फाइनल रिएक्शन मिलती है, ये आप बात जानते हैं। ध्यान रखिएगा ऐसे केसेस में जब भी आप दो रिएक्शन को ऐड करते हैं, यानी जब आपने रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 प्लस रिएक्शन 3 करा, तो ऐसे वाले केसेस में जो बेटा आपका के सी फाइनल होता है, फाइनल वो क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इट विल बी इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3, वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3। ध्यान रखिएगा हो सकता था कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ता, आपको कुछ ऐसा करना पड़ता, रिएक्शन 1 अपॉन रिएक्शन, या फिर रिएक्शन 1 अपॉन नहीं, ऐसा तो नहीं करना पड़ता। आपको करना पड़ता रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 माइनस रिएक्शन 3। अगर आपको कुछ ऐसा करना पड़ता तो अब आप क्या करते, तब आप ऐसा करते K1 इंटू K2 अपॉन K3, तब आप ऐसा कुछ करते। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे ये नहीं करना है, आपको यहाँ पे K1 इंटू K2 इंटू K3 करना था। सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक एप्लीकेशन हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फेवर्ड, फेवर्ड यानी कि रिएक्शन को आगे की तरफ जाना है बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपने यहां पे एक बीकर रखा, मान लीजिए यहां पे आपने एक बीकर रखा, ठीक है, एक बीकर रखा, और ये रिएक्शन कैसी थी, ये रिएक्शन हाइड्रो एक्सोथर्मिक थी। ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। एक तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक, और आपने इस रिएक्शन के नीचे से आग लगा दी, यानी कि आपने इसको बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे लेके चले गए। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल ये रिएक्शन क्या करना चाहिए, ये जो भी चेंज हुआ है उसको कम करना चाहिए। एक तो भाई साहब पहले से ही एक्सोथर्मिक है और आप टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, तो ये तो पगला जाएगी। ये बोलेगी टेम्परेचर कम करने के लिए क्या करेगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। यानी कि एक्सोथर्मिक में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक्सोथर्मिक में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन पीछे की तरफ जाती है। यानी कि अब इसको आपको सारे केसेस पता होने चाहिए। एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन पीछे। अगर एंडोथर्मिक होता आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन जाएगी आगे की तरफ। ठीक है, चलिए पहले सब रिएक्शन में रिएक्शन का टाइप लिख लेते हैं। ये कैसी रिएक्शन है, देखिए इसमें एक प्रोडक्ट हीट है, तो ये एक बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे माइनस, यानी कि यहाँ पे हीट क्या है, आप बोल लो माइनस अगर यहाँ पे है तो आप इसको यहाँ पे प्लस 42 किलो कैलोरीज लिख सकते हैं। यानी कि हीट रिक्वायर है इस रिएक्शन को, यानी कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्लस 45 ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या है -44, यानी कि अगर आप इसको यहाँ लेके चलेंगे ये हो जाएगा +44, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फेवर्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक्स आर दोस काइंड ऑफ रिएक्शंस जहां पे आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन आगे की तरफ चलती है। तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो ये क्वेश्चन एक्चुअली हम कर चुके हैं, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, केसी फॉर द रिएक्शन ए टू डी। आप क्या करेंगे बेटा, आपके पास ए से बी गिवन है, क्या है आपसे, आपके पास ए से बी गिवन है, आपके पास बी से सी गिवन है, आपके पास सी से डी गिवन है। आप सबको ऐड कर दीजिए, क्या है आपके पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी गिव्स बी प्लस सी प्लस डी। बी
से सी गया, सी बी से बी गया, सी से सी गया, आपके पास आया ए से डी। तो आपने क्या किया है, आपने हर एक रिएक्शन को ऐड किया है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई। आपका आंसर होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6 के बराबर आपका आंसर आना चाहिए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 इज द करेक्ट आंसर। कर लेंगे इस वाला क्वेश्चन भी, ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। चलिए, हाँ, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन of PCl5 into PCl3 NCl2 is a gaseous phase reaction, then degree of dissociation X is, then degree of dissociation X कैसे रहेगा। देखिए भाई, मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले एक हिंट की तरह करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा, देखिए, X के लिए मुझे एक बड़ा पेज चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक बड़ा पेज चाहिए। मैं बड़े पेज में क्या दिखाना चाहता हूं, आपके पास देखो डिसोसिएशन दिया है, PCl3 gives PCl5 प्लस Cl2, सारे ही के सारे कैसे हैं, सारे के सारे गैसेस हैं, सारे के सारे गैसेस हैं। तो ध्यान रखिए, आप बेटा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो मेरी बात एक बच्चे से ध्यान रखिए, क्या आप हमेशा इसको 1 लेके चलिए। अगर आपको कुछ नहीं गिवन है, इसको 1 लेके चलिए, इसको 0 लेके चलिए, इसको 0 एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0। सपोज एक इक्विलिब्रियम रिच होता है, t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम में, आप मान के चलिए, क्या मान के चलेंगे कि ये जो 1 माइनस एक्स सिर्फ डिसोशिएट हुआ है, भले ही यहाँ पे कुछ भी स्टाइकियोमेट्री हो। अभी तो मैंने आपको नॉर्मल केस दिखा रहा हूँ PCl5, आप इसे सिर्फ x ही मान के चलिएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, लाइफ में कभी गलत नहीं आएगा। यानी कि अगर ये x है तो बेटा ये भी x हुआ और ये भी x हुआ। इतनी बात आप समझते हैं। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है गैसियस फेज रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x। अच्छा देखिए, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो एक काम करते हैं, हम मान के चलते हैं कि इससे a डिसोशिएट हुआ है, ए डिसोशिएट हुआ है, तो ये ए बना है, ये ए बना है। ध्यान रखना, यहाँ पे एक्स जनरली हम एक्स लेते हैं, पर यहाँ पे ए हमने सिर्फ डिसोशिएट करवाया है। हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को मानते हैं, जहां पे अल्फा यहाँ इस केस में एक्स के बराबर है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि इनिशियली आपका कितना प्रेजेंट था और फाइनली आपका कितना प्रेजेंट है। क्या, अरे नहीं, आपका फाइनली आपका कितना प्रेजेंट है और इनिशियली आपका कितना प्रेजेंट था। फाइनल अपॉन इनिशियल, यही आपकी एक्स की डेफिनेशन है। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका मतलब है अल्फा, यहाँ पे अल्फा का मतलब है एक्स। फाइनल आपका कितना प्रेजेंट है, फाइनल बेटा आपका कितना प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट है यहाँ पे कितना, ए आपका, क्योंकि ए डिसोशिएट हुआ है तो फाइनली आपका कितना 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 होएगा, ये हो जाएगा आपका ए नॉट। आप कितना लेके चले हैं, ए नॉट आप कितना लेके चले हैं, आपका 1 लेके चले, कितना 1 लेके चले, ठीक है। तो अल्फा की डेफिनेशन लिख दीजिए कि अमाउंट डिसोशिएटेड अपॉन इनिशियल अमाउंट, बेटा कितना अमाउंट डिसोशिएट हुआ है, ए अमाउंट डिसोशिएट हुआ है, इनिशियली मेरे पास 1 था। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि देखिए हर केस में, चाहे आपके पास कोई भी केस हो, आप हमेशा इसको 1 लेके चलिए और इसको हमेशा ए लेके चलिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आपका x हमेशा a के बराबर आएगा, यानी कि अल्फा हमेशा a के बराबर ही आएगा। अब आप a को इजीली x से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आप उसे a की जगह चाहे x लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे a पहले मोल्स था, ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, लेकिन दोनों एक ही चीज है। आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, यानी कि कितना 1 प्लस एक्स के बराबर। आप केपी निकालेंगे, केपी की वैल्यू कितनी होगी, केपी की वैल्यू होगी कि मोल फ्रैक्शन PCl5 का कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू आपके इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर है, अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl, एक सेकेंड, अरे क्या कर दिया मैंने, ये Cl3 होगा बेटा, ये Cl5 होगा, PCl3 ये हो जाएगा, PCl3 ये हो जाएगा Cl2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस विल बी Cl2, दिस विल बी PCl5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इंटू टोटल प्रेशर P, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3, ये तो बिल्कुल सेम है, ये है आपका x अपॉन 1 प्लस एक्स, यही तो मोल फ्रैक्शन है कि मोल फ्रैक्शन कितना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू P। अब इसका भी उतना ही है, उसका भी इतना ही है, फिर से लिख देते हैं x इंटू P अपॉन 1 प्लस एक्स,
अपॉन कितना लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 कितना है भाई, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी। क्या चीज कट सकती है, देखिए अब इसे काटना स्टार्ट करते हैं। एक पी से एक पी कैंसिल, एक 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल। अब देखिए मेरे पास क्या आया फाइनल, मेरे पास आया बेटा एक्स स्क्वायर पी अपॉन, देखिए क्या है मेरे पास आया केपी की वैल्यू कितनी आई, केपी की वैल्यू मेरे पास आई एक्स स्क्वायर पी अपॉन एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। तो कितना आया, यह आया बेटा आपका एक्स स्क्वायर पी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम बोलेंगे अब लेट एक्स बी वेरी वेरी स्मॉल देन 1, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर, आंसर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर पी के बराबर। कितना, एक्स स्क्वायर पी, यानी केपी की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर पी के बराबर एंड एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू केपी अपॉन पी। अब आप जानते हैं केपी तो एक कांस्टेंट होता है, तो एक्स की वैल्यू विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पी के बराबर ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप का सवाल भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन इक्विलिब्रियम ली चैटेलियर्स पे, भाई ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है। कह रहा है आपके पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन कैसी है आप लिख दीजिए, एक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है, डेल्टा एच नेगेटिव दिया है, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। आपको एक्सोथर्मिक में रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जानी है। क्या लेके जानी है, फॉरवर्ड में लेके जानी है। तो अभी बताया था मैंने आपको, एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन कहां जाती है, रिएक्शन पीछे की तरफ जाती है। यानी कि अगर आपको फॉरवर्ड चाहिए तो आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये तो गलत हो गया। लोअरिंग द टेम्परेचर देखते हैं, एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर नहीं, ठीक है। तो दो ऑप्शन अभी हमारे बन रहे हैं, ऑप्शन ए और सी। अब एक काम करते हैं, प्रेशर का इफेक्ट भी देख ही लेते हैं। प्रेशर का देखो क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो किसी भी इक्विलिब्रियम में तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होती है, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स लोअर नंबर ऑफ मोल्स। कहां शिफ्ट होती है, जहां मोल्स कम हो। यानी कि देखिए गैसियस मोल्स, कैसे गैसियस मोल्स, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से, मैं लिख लेता हूं क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, रिएक्शन शिफ्ट्स वेयर गैसियस मोल्स आर लेस। जहां पे गैसियस मोल्स कम होंगे रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे गैसियस मोल बेटा कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे गैसियस मोल कितने हैं, मात्र 2 हैं। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। तो क्या आपको प्रेशर बढ़ाना है, हाँ आपको प्रेशर बढ़ाना है। पहले वाले में लिखा है लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, नहीं, कह रहा है लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है वाली बात, बिल्कुल समझ में आई। आई तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लेट द सॉल्युबिलिटीज ऑफ AgCl इन H2O, CaCl2, NaCl एंड AgNO3 be S1, S2 and S3 respectively. What is the correct relationship between these quantities? देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का बहुत मोह है, बहुत प्यार है उन्हें सॉल्युबिलिटी से। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो टॉपिक है, एग्जामिनर को बहुत प्यार है उस वाले टॉपिक से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। आपके पास बेटा क्या है, AgCl है, आपके पास AgCl है जो कि टूटेगा कैसे, जो कि टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस की तरह, Cl माइनस की तरह। ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे कोई भी एक कॉमन आयन इफेक्ट आता, कॉमन आयन आता है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं लेके आया हूं इसमें, किसमें, CaCl2 लेके आया। अगर मैं CaCl2 लेके आया तो टूटेगा किसमें, ये Ca2 प्लस और 2Cl माइनस में, इसमें टूटेगा। तो ये क्या करेगा, कॉमन आयन की इफेक्ट की, कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा इसमें और रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी। रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी को कम करेगा। कॉमन आयन क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को कम करता है। मैं लिख लेता हूं, कॉमन आयन, कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी को कम करता है। कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी को कम करता है, क्या करता है, कम करता है।
देखिए वाटर में कोई भी कॉमन आयन नहीं है AgCl का, वाटर में AgCl का कोई भी कॉमन आयन नहीं है, यानी कि इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी वाटर में ही होगी, यानी कि आपका जो S1 होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि S1 मैक्सिमम, S1 मैक्सिमम, S1 मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर डी गलत। तो पहला एलिमिनेशन हमने ये किया। दूसरी बात देखिए, आपके पास CaCl2 है और यह है 0.01 m, अगर यह है 0.01 m तो ये कितना हुआ, ये हो गया 2 इंटू 0.01 यानी कि 0.02, ये इतनी कंसंट्रेशन का है। ठीक है, अच्छी बात है। एक काम करते हैं, बाकियों का भी कंसंट्रेशन देख लेते हैं। NaCl है बेटा आपके पास 0.01, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास Na प्लस और Cl माइनस, ये हो जाएगा 0.01 कंसंट्रेशन का है। और एक और चीज है आपके पास 0.05 AgNO3, यानी कि इसमें भी मेरा कुछ ना कुछ पार्ट तो है ही। आपके पास AgNO3 है, इसमें भी कोई ना कोई क्या कॉमन आयन है, हाँ Ag प्लस है ना कॉमन आयन, ये हो जाएगा NO3 माइनस और ये हो जाएगा आपका 0.05 के बराबर। यानी कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, देखो इनमें से हाईएस्ट कंसंट्रेशन कौन सी है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ये है, ये S4 है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन ये है, तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा पीछे लेके जाएगा रिएक्शन को, यानी कि मिनिमम S4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो S1, अच्छा ये तो दे ही रखा है, S1 मैक्सिमम है और S4 मिनिमम है। फिर बात आई इन दोनों में कंपैरिजन करना है मुझे, किसमें, 0.02 और 0.01 में। ऑब्वियसली 0.02 वाला क्या करेगा, 0.01 से कम सॉल्युबल होगा, ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो यानी कि जो S2 है, CaCl2 हमारा S2 है, CaCl2 हमारा S2 है और ये हमारा S3 है। तो S4 के बाद मेरा आंसर आना, S1 के बाद मेरा आना चाहिए S3, S1 के बाद आना चाहिए मेरा S3, देन S2 एंड देन S4। ऑप्शन नंबर सी शुड बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, अप्रोच समझ में आई क्या, अप्रोच समझ में आई क्या। ठीक है, अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहा है एट अ सर्टेन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ pKw इज 13.4। कह रहा है द मेजर्ड pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 7, pH हमारा सॉल्यूशन 7 आ रहा है। तो सॉल्यूशन का जो आपका जो सॉल्यूशन है उसका आपको नेचर बताना है कि क्या होगा। देखिए क्या होगा उसका नेचर, देखिए मैं आपको पहले एक चीज बता दूं बेटा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जो pKw की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 14 के बराबर होती है। इसलिए हम बोलते हैं जो आपका pH स्केल है वो 1 से 14 के बीच में है, और जो आपका pH इक्वल्स टू 14/2 है, दैट इज 7। ये क्या है, ये एक न्यूट्रल pH है, ये एक न्यूट्रल pH, कैसा pH है, एक न्यूट्रल pH है। लेकिन जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपकी जो Kw की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज करता है, और pKw की वैल्यू क्या होती है, वो डिक्रीज करती है। एक ही बात है, यानी कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर आप जाते हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आप जाते हैं तो Kw की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू 10⁻⁻12 होती है, और pKw की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। यहाँ पे जो आपका न्यूट्रल pH आता है वो कितना आता है, आपका न्यूट्रल pH जो आता है वो आपका आता है कितना, 6 के बराबर, कितना, 6 के बराबर। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट हमारा इन्वॉल्व है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको pKw गिवन है, इस क्वेश्चन में pKw की वैल्यू गिवन है 13.4 के बराबर। तो आपका न्यूट्रल pH कैसे निकालोगे आप, डिवाइड बाय 2 करके न्यूट्रल pH आप निकालोगे कितना, 13.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 146.7 के आसपास, 6.7 आपका न्यूट्रल pH आएगा। यानी 6.7 के नीचे जो भी वैल्यू रहेगी वो एसिडिक रहेगी, और जो भी इसके ऊपर वैल्यू रहेगी वो बेसिक रहेगी। तो 7 ज्यादा होता है 6.7 से, तो ये एक बेसिक नेचर को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, एक बेसिक नेचर को इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है ये बात, एब्सोल्युटली ट्रू। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। फॉर एनायनिक हाइड्रोलिसिस पीएच इज गिवन बाय, पीएच किस वाले फॉर्मूले से हम देते हैं, एनायनिक हाइड्रोलिसिस से। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप देख लीजिए पहले एनायनिक और कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होती है। देखिए एग्जांपल अगर मैं बात करूं NaCl की, तो Na+ और Cl-। देखिए ये पार्ट आपका NaOH से आता है और ये वाला पार्ट आपका HCl से आता है। ये बात आप समझते हैं, यानी कि HCl से जो पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो एनायन आ रहा है, क्या आ रहा है, एनायन आ रहा है। और Na+ कहां से आ रहा है, ये कैटायन से आ रहा है। तो ध्यान रखिए ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता।
हाइड्रोलिसिस सिर्फ किसका होता है? हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल ओनली फॉर हाइड्रोलिसिस ओनली फॉर वीक एसिड और वीक बेस के लिए ही पॉसिबल होता है, यानी कि उनके आयंस के लिए ही पॉसिबल होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि आपको क्या देना है, आपको देना है एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या देना है आपको? एनायनिक हाइड्रोलिसिस बताना है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है? आपको ये देखना है सबसे पहले कि जो एनायन होगा वो कहां से आएगा? वो वीक पार्ट से आता है। और एनायनिक कहां से आता है? एसिड से आता है। यानी कि आपके पास जो है एक वीक एसिड है। क्या है? एक वीक एसिड है। आपको क्योंकि एनायनिक हाइड्रोलिसिस मेंशन है तो आपके पास वीक एसिड है, प्लस आपके पास जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या है? कुछ इस टाइप का कंपाउंड है, CH3COO माइनस Na पॉजिटिव टाइप का, इस टाइप का सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके लिए पीएच का फॉर्मूला कैसे दिया जाता है? इसके लिए बेटा आपको पीएच को बोलते हैं कि पीएच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PKW प्लस हाफ ऑफ PKA प्लस लॉग C का भी हाफ। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपके पास? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के जब भी क्वेश्चन करने हैं, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज गिवन टू यू। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही शानदार इजी क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कहता है 3 स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है आपके पास, M2X, MX और MX3, उनकी सेम वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, यानी कि सबका KSP क्या है बेटा? सेम है। मान लीजिए इसकी वैल्यू X है, ठीक है। उनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। कैसे बताएंगे? देखिए आपके पास 3 सॉल्ट है बेटा, एक है आपके पास MX3, एक है आपके पास M2X और एक है आपके पास MX। ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा आपका M3 प्लस में और 3X माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा 3S। तो कितने के बराबर आएगा? ये आ जाएगा S इंटू 3S क्यूब के बराबर, यानी कि 27S की पावर 4। इस तरीके से इसको करते हैं। अब मैंने एक चीज लिख ली है, अब मैं इसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 4S क्यूब के बराबर एंड ये दिस विल बी S स्क्वायर के बराबर। बात समझ में आई? ठीक है, अगर आपको बात समझ में आई तो चलिए आगे देखते हैं। इन सब की वैल्यू किसके बराबर है? इन सब की वैल्यू बेटा x के बराबर है। इन सब की वैल्यू x के बराबर है। तो मान लीजिए अगर ये S1 था, चलो इसको नाम क्या देना है छोड़ दीजिए, नाम नहीं देते हैं। आपको देख के पता चल चुका होगा कि जो S है ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि MX के लिए जो सॉल्युबिलिटी है वो मैक्सिमम है। MX के लिए सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है। उसके बाद किसके लिए है? उसके बाद M2X के लिए मैक्सिमम है और फिर MX3 के लिए मैक्सिमम है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द KSP ऑफ Ag2CrO4 इज, आपको KSP की वैल्यू गिवन है और सॉल्युबिलिटी आपको ऑफ Ag2CrO4 इन, इसमें पूछी गई है कि इसमें सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए आपके पास है एक कॉमन आयन इफेक्ट, जब भी लगेगा ना वो क्वेश्चन अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपके पास है बेटा Ag2CrO4, ठीक है, ये गिवन है। ये कैसे टूटेगा? ये ऐसे टूटता है 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, ये ऐसे टूटता है, ठीक है। यानी कि ये मान लीजिए ये 2S की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका S। आपको इसके लिए KSP गिवन है। क्या है? KSP आपको गिवन है। तो KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी, चलो ठीक है KSP की वैल्यू अभी रहने देते हैं, फिर भी आपको पता है कि KSP की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2S स्क्वायर प्लस S के बराबर। ठीक है, आपको एक चीज देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 इन 0.1 m सॉल्यूशन। अच्छा, आपको इसकी सॉल्युबिलिटी इसमें निकालनी है। देखो आपको क्या निकालना है, आपको एक चीज और दे रखी है। क्या? AgNO3 इट विल बी Ag प्लस एंड इट विल बी NO3 माइनस। मान लेते हैं, देखो इसकी कंसेंट्रेशन मानी गई, इट इज 0.1, ये भी 0.1 हो जाएगा और ये भी 0.1 हो जाएगा। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा किसका? इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा सॉल्युबिलिटी सॉरी कॉमन आयन इफेक्ट का। अगर ये 0.1 है बेटा तो क्या इसमें प्लस 0.1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और मुझसे पूछा गया कि अब बताइए कि ये सॉल्युबिलिटी, पहले अगर वो पूछता कि इसकी सॉल्युबिलिटी बता दो तो मैं डायरेक्ट निकाल देता, कितना होता है ये 4S क्यूब के बराबर, तो वहां से S निकाल देता। लेकिन उस टाइम पे कोई भी हमारा कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा है। अब मैंने इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा जो KSP है, जो मेरा KSP है वो किसके बराबर आएगा?
KSP की वैल्यू मेरी बराबर आएगी, कलर चेंज कर लेते हैं, KSP की वैल्यू आएगी बेटा मेरे बराबर किसके, ये इट विल बी 2s प्लस 0.21। इसको ऐसे लिख के मत छोड़ देना, गलत कर दोगे। 2 स्टाइकोमेट्री कितनी है 2, तो इसको स्क्वायर भी कर दोगे एंड इट विल बी इक्वल्स टू s। आपको एक्चुअली अब s की वैल्यू फाइंड करनी है। आप बोलोगे यहाँ पे एक कंडीशन लगाओगे, कंडीशन क्या लगाओगे, KSP की वैल्यू पहले लिख दीजिए, कितनी वैल्यू है, इट विल बी 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 22। आप बोलोगे यहाँ पे कि आप कंसिडर करोगे कि सॉलिबिलिटी जो है इट इज वेरी 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 लेस देन 1, बहुत कम है 1 से, तो 2s प्लस 0.1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0.1 ही लिख दो, किसके बराबर हो जाएगी, 0.1 के बराबर ही हो जाएगा। तो आप इसे लिख देंगे 0.1 का स्क्वायर इंटू एस। तो यहां से आपको s की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, की वैल्यू मिलेगी आपको 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 20 के बराबर। ऐसा कोई ऑप्शन है, अरे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। द सॉलिबिलिटी ऑफ, सॉलिबिलिटी तो निकाली हमने, 10 की पावर अगर -22 है, should be, this should be the answer। बिल्कुल ठीक है, यही आंसर आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन चेक कर लिया गया है, देखिए सब कुछ ठीक है। इस क्वेश्चन में एक मेंशन कर दीजिए, इट इज 10 की पावर -22 नहीं दिया, 10 की पावर -12 दिया था, ठीक है, इट इज 10 की पावर -12। अगर 10 की पावर -12 होगा तो इसे 12 कर दीजिए और ऑब्वियसली आंसर 10 की पावर -10 आ जाए, ठीक है। तो अपना मेथड में कोई भी फॉल्ट नहीं है, बस क्वेश्चन में वैल्यू को ठीक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -10 के बराबर। तो इसी के साथ हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। बताइए आप बने हुए हैं क्या, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर चाहिए आपको वीडियोस, हम एक एक क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को जान जाए, पूरा चैप्टर रिवाइज कर दें, तो बताइए ऐसा काम बिल्कुल पॉसिबल है। आपको मजा आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए सर मजा आ गया, बिल्कुल धमाकेदार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ केमिकल काइनेटिक्स के हम क्वेश्चंस। हाँ जी बेटा, अब देखिए कुछ केमिकल काइनेटिक्स का पहला ही क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग। ऐसा क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है, पिछले कुछ सालों में 2017-18 के आसपास एक बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कह रहा था केमिकल रिएक्शन, आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है कि आपका ओजोन का डिकम्पोजिशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। कह रहा है एज द, उसका आपको रिएक्शन मैकेनिज्म दिया है कि एक फास्ट स्टेप है और एक स्लो स्टेप है, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है द स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि अगर मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेट निकालूं तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा K इंटू O, कंसंट्रेशन ऑफ O एंड कंसंट्रेशन ऑफ O3, इसके बराबर आएगा। यानी कि स्लोवेस्ट स्टेप ये स्टेप है, तो रेट किस पे डिपेंड करना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ O और इस नेसेंट ऑक्सीजन पे और इस ओजोन पे डिपेंड करना चाहिए। लेकिन क्या है, हमारे पास जो मेन रिएक्शन है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन तो कहीं आता ही नहीं है, मेन रिएक्शन में कहीं नेसेंट ऑक्सीजन तो आता ही नहीं है, तो रेट हम हमेशा उनके टर्म्स में लिखते हैं कि या तो मेरा प्रोडक्ट मेंशन हो या तो मेरा रिएक्टेंट मेंशन हो। तो यानी कि मुझे इस O को यहाँ से रिप्लेस करना होगा। O को रिप्लेस करना बेटा बहुत ही आसान है। अगर आप इस फास्ट रिएक्शन के लिए देखें, आप इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O3 के बराबर है। यानी कंसंट्रेशन ऑफ O की जगह आप लिख सकते हैं क्या, Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। यस और नो, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। बस O को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, R की वैल्यू हो जाएगी K इंटू Kc और O की जगह आप क्या लिखेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू O3 इंटू O3 तो यहाँ पे पहले से ही है अपॉन O2, ऐसा लिखा जा सकता है। बिल्कुल देखिए, अब देखो ये Kc और K एक नया कांस्टेंट K डैश के, मान लो कि K डैश बना दिया उन्होंने कुछ नया कांस्टेंट, ठीक है। अब O3 क्या हो जाएगा, O3 का स्क्वायर, इट विल बी O3 का स्क्वायर एंड O2 की पावर -1 के बराबर। तो दिस विल बी योर फाइनल रेट ऑफ अ रिएक्शन। क्या हो जाएगा, O3 का स्क्वायर और O2 की पावर -1। ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है जी, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको पहले कह दिया है कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 25% इन 1 आवर, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, क्या कॉन्सेप्ट है। देखो मैं दो चीज साथ में लिखवाऊंगा, एक आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे जीरो ऑर्डर और यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर। मान लीजिए आपको A नॉट से
ए नॉट बाई टू तक जाना है, ए नॉट से ए नॉट बाई टू तक जाना है, आपको 100 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं आपको? 100 मिनट, या फिर आप लगा लो 100 सेकंड लगते हैं, सपोज 100 सेकंड लगते हैं। तो भाई अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ए नॉट से ए नॉट बाई 4 जाने के लिए भी आपको 100 सेकंड लगेंगे, और ए नॉट बाई 8 तक जाने के लिए भी आपको 100 सेकंड ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, अरे एक सेकंड उल्टा कर दिया, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर। यहाँ पे जीरो लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ की जो वैल्यू होती है बेटा, ये होती है 0.693 अपॉन के, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ये नहीं डिपेंड कर रहा है कि आपका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ए नॉट है या फिर ए नॉट बाई टू है, आपका जो हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट ही रहता है हर केस में। लेकिन अगर आप जीरो ऑर्डर की बात करें तो देखिए यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू होती है कितनी, इट इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन के के बराबर, इतनी आती है, ए नॉट अपॉन 2k के बराबर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ए नॉट से ए नॉट बाई टू जाते हैं सपोज, और आपको इसमें कितना 100 सेकंड लगता है, तो ए नॉट बाई 4 तक जाने के लिए कितना लगेगा? ये आपको बेटा 50 सेकंड लगेगा, क्योंकि ये ए नॉट पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसमें ए नॉट बाई 8 जाएंगे तो इसमें आपको इसमें 25 सेकंड लगेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछता है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 25% इन 1 आवर। ये आपके पास बेटा 100% था, ये 50% था, ये 25% है। इसको करने में कितना लगा? बोल रहा है 1 आवर लगा, 1 आवर यानी कि 1 घंटा लगा है। तो कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज, 1 घंटा लगा है तो आधा घंटा यहाँ लगा होगा, आधा घंटा यहाँ लगा होगा, तो हाफ लाइफ कितनी आई भाई? आधा घंटा, दैट इज हाफ आवर। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, यही इसका शॉर्टेस्ट तरीका है। आप फॉर्मूले से जाएंगे बहुत समय लगा देंगे, जा सकते हैं। आप क्या लिखेंगे अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हैं? देखिए आप क्या करेंगे मैं बताता हूँ। आप बोलोगे टी हाफ का फॉर्मूला से ये रहा 0.693 अपॉन के, और के की जगह आप लिखेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। यहां से आप क्या निकालेंगे? आप के की वैल्यू निकालेंगे t.303 अपॉन टी, लिखेंगे लॉग, अच्छा टी की जगह आप लिखेंगे 1 आवर, कितना लिखेंगे? 1 आवर 1, यानी लॉग ए नॉट की वैल्यू ए नॉट लिखेंगे, और आपकी रिड्यूस्ड टू 25%, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए नॉट बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 0.693 इंटू 2 के बराबर के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.693 इंटू 2, तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.693 अपॉन 0.693 इंटू 2, तो टी हाफ की वैल्यू अभी भी कितनी आ रही है? हाफ आवर ही आ रही है। लेकिन वो फिर लंबा मेथड हो जाता है, इतना समय नहीं मिलेगा, तो इस मेथड को आप फॉलो करेंगे एग्जामिनेशन में। ऑलराइट, चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप आया है आपके पास। क्यों? देखिए अरेनियस इक्वेशन से, रेट डिपेंडेंस से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन आपको 60 किलो जूल पर मोल दे रखी है, और डेल्टा एच भी आपको गिवन है। कह रहा है अच्छा डेल्टा एच माइनस 20 किलो जूल पर मोल है, तो यानी कि रिएक्शन कैसी है? इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप अप्रोच देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? आपको आइडेंटिफाई करना है एक्सो या फिर एंडो, एक्सो एंडो। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कैसी रिएक्शन है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। ये क्वेश्चन भाई बिना ग्राफ के नहीं होते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन टाइप होते हैं ये बिना ग्राफ के नहीं होते हैं। देखो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, आपसे क्या कहा है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। आपको बेटा ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? ये आपको वैल्यू गिवन है 60। सारे किलो जूल पर मोल में ही गिवन है, तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 60 लिख दिया है। आपको डेल्टा एच की वैल्यू भी गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है? डेल्टा एच, यानी कि ये वैल्यू भी आपको गिवन है, कितनी है? -20, या फिर आप सीधा 20 बोल दीजिए कि ये एनर्जी डिफरेंस 20 के बराबर है। कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज, रिवर्स रिएक्शन यानी कि आपको यहां से वहां जाना है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ये है बेटा इसकी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स के लिए ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये कितनी आपको नजर आ रही है? ऑब्वियसली दिस प्लस दिस, दैट इज 60 प्लस 20। ये कितना है? ये है आपका 80 के बराबर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सब चंगा सी कर लोगे, बताइए भाई कर लोगे क्वेश्चंस? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, एक सिमिलर पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, एक सिमिलर पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, बताइए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, आपको क्वेश्चन दिया गया कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की गिवन है 20 किलो कैलोरी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की है आपके पास 20 किलो कैलोरी। ठीक है, और आपको डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है +18 किलो कैलोरी।
प्लस 18 किलो कैल। मुझे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दिखा दो, मुझे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की बता दो। देखते हैं आप लोग में कौन से कमेंट, कौन बच्चा बताएगा मुझे। जो कमेंट करेगा अच्छे से उसका भी कमेंट पिन कर देंगे, पिन नहीं तो लाइक तो करा दूंगा, ठीक है, लाइक तो करवा देंगे, उस ऊपर लेके आ जाएंगे। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई विल पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइस, अगर आप ये क्वेश्चन ठीक कर देते हैं। और बिल्कुल भाई, बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन कहता है अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन लॉग के वर्सेस 1 बाय, क्या है ये, 1 बाय टी है, 1 बाय 1 लिख दिया, 1 बाय टी फॉर कैलकुलेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी इज। देखिए ये क्वेश्चन आपसे नीट एग्जाम में जो इस बार हुआ था, दोनों, चाहे 2024 का नीट लगाओ चाहे रीनीट लगाओ, दोनों ही पेपर में ये सवाल था। और इनफैक्ट हर साल रिपीटेडली किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। स्टेट पीएमटीज में पूछा गया था, आईआईटीज में पूछा गया। देखो क्या रिलेशनशिप है, पहले तो रिलेशनशिप हम खुद जान लेते हैं क्या है। आपके पास जो रिलेशनशिप है वो ये है, देखो क्या क्या फॉर्मूला है, k इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, पहला फॉर्मूला तो ये है। दूसरा आप इसमें ln इंट्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल लॉग, दैट इज ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, दूसरी बात ये। फिर आप लॉग इंट्रोड्यूस करेंगे, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका log k और 1/t के साथ कैसा ग्राफ बनेगा। देखो log k और 1/t के साथ एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, एक डिक्लाइनिंग स्लोप है, एक नेगेटिव स्लोप है, और इंटरसेप्ट उसका log a के बराबर है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, यही ऑप्शन है जो करेक्ट है। इस ऑप्शन में आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू बेटा log a के बराबर है। और पूछ सकता है कि स्लोप की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर है ये, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को फर्दर एक्सटेंड भी कर दिया, ठीक है जी, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन, आपके पास ये सारे रिजल्ट आए, अब बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो आप क्या करोगे, पहले एक चीज को कांस्टेंट कर दो। देखो मान लीजिए आपने पहले ये कांस्टेंट किया, आप इसे तरीके से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको बेटा फटाफट करनी होती है चीजें, ठीक है। तो देखो क्या करा, आपने इसको पहले कांस्टेंट रखा और अब आपने इसे डबल किया। जब आपने इसे डबल किया तो आप देखोगे यहाँ पे क्या इफेक्ट आया है, क्या इफेक्ट आया, आइए देखते हैं। देखिए ये 7.2 है, कितना है, मैं इसे लिखूं पहले 0.072 है, ये 0.072, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.28 के बराबर। ये कितना टाइम्स आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली इसके 4 टाइम्स है। ये क्या इंक्रीज हुआ है, ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कितना टाइम्स हुआ है, इट इज इंक्रीजिंग 4 टाइम्स, यानी कि बी के डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो यानी कि बी पे तो कैसे डिपेंड करेगा, ये बी पे तो रेज टू द पावर स्क्वायर पे डिपेंड करना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो है मेरे पास, ए पे देखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक बार बी को कांस्टेंट कर दो, बी को कांस्टेंट करो। देखो यहाँ पे बी कांस्टेंट है, तो मैंने ए को क्या किया, ए को 4 टाइम्स किया, और ये कितना हो गया, ध्यान से देखो ये हुआ 4 टाइम्स, यानी ए पे क्या कर रहा है, ए पे रेज टू द पावर 1 डिपेंड कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशन पावर आपको बहुत स्ट्रांग चाहिए, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो आप कैसे कर सकते हो, आप बोलोगे सपोज आपका जो रेट ए की पावर x और b की पावर y ऐसे डिपेंड कर रहा है, फिर आप r1 की वैल्यू लिखोगे, r1 की वैल्यू लिखोगे 6 इंटू 10 की पावर -3, फिर वहां पे लिखोगे आप इक्वल्स टू k, फिर आप a की वैल्यू लिखोगे 0.1 बार y, फिर आप दूसरा रेट 2 लेके आओगे। तो इसी तरीके से करते रहोगे, मतलब आपको वही प्रोसीजर आपको बहुत लंबे तरीके से, जो आंसर आपका 30 सेकंड में निकल सकता है उसके लिए आपको 2 मिनट लगाना पड़ेगा। तो ऐसा काई को करना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन पूछना चाहिए। कह रहा है करेक्ट ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा। ध्यान रखिए, आपको T75 आप निकाल लोगे, T50, देखो T हाफ की वैल्यू कितनी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इट इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K के बराबर। और ध्यान रखेंगे जो T75 होता है वो 2 टाइम्स कितना होता है, T हाफ के बराबर होता है। तो यानी T75 तो T हाफ से ज्यादा ही होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बात आई सर T एवरेज कितना होता है, T एवरेज की बात करिए,
कि टी एवरेज की बात करिए, ये कितना होता है, देखिए टी एवरेज को बेटा हम टाउ के नाम से जानते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1/k के बराबर होता है। कितना होता है, ये हमारा 1/k के बराबर होता है। तो अगर मैं टी हाफ की बात करूं, ये इतना होता है, और टाउ यानी कि टी एवरेज मेरा होता है 1/k के बराबर, और मैंने बोला टी 75 कितना होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 0.69/k, यानी कि 1.4 अप्रोक्सीमेटली 1/4/k के बराबर। तो क्या क्या लगता है, क्या आंसर आपका आना चाहिए? तो यानी कि देखो 1/k तो सब में कॉमन है, ये है 0.6 टाइम्स, ये है 1 टाइम्स, ये है 1.4 टाइम्स, तो ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा है, फिर ये है और फिर ये है, तो यानी कि T75 इज ग्रेटेस्ट, देन T एवरेज एंड देन T50। बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग है इस क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। काइनेटिक्स के सारे क्वेश्चन खत्म। देखो काइनेटिक्स के क्वेश्चंस के बारे में आपको एक चीज बता दूं, काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में एक चीज बता दूं, पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो काइनेटिक्स चैप्टर से ही पूछा गया। कहां से पूछा गया है? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा सवाल आए। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा सवाल केमिकल काइनेटिक्स से ही आए। इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री से देखें तो बहुत ज्यादा टॉप पे बैठा है केमिकल काइनेटिक्स। और इसकी बात करें कि डिफिकल्टी लेवल की, तो है ही नहीं, मतलब सबसे इजी चैप्टर माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो केमिकल काइनेटिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा, अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से। कहता है अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। कह रहा है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्सेस, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू ICRT ऐसा होता है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे हमें सिर्फ किसकी बात की गई है, हमें कंसंट्रेशन को क्या करना है, इसको कंसंट्रेशन दोनों की, यानी कि C1 इक्वल्स टू C2 के बराबर करनी है। क्या C1 इक्वल्स टू C2 के बराबर करनी है। कह रहा है 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर है हमारे पास। देखिए सिंपल सी बात है, अगर 5% सोल्यूशन है तो कितना हुआ, देखो 5% का मतलब है कि 5 ग्राम इन 100 ग्राम, यही मतलब है। और दूसरा है मेरे पास 1 ग्राम सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज 1 ग्राम इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं तो इसका गिवन वेट, यहां पे मैं केन शुगर की बात कर देता हूं। ठीक है, ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा C2 हो गया। ठीक है, 5 ग्राम, यानी कि गिवन वेट की बात करूं बेटा, गिवन वेट कितना हो गया, इसका हो गया 5 ग्राम, और इसका गिवन वेट हो गया कितना, इसका गिवन वेट हो गया 1 ग्राम। ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, यानी कि दोनों की N/V की वैल्यू बराबर हो जाएगी, दोनों की N/V की वैल्यू बराबर हो जाएगी। मैं सॉल्यूशन दोनों में सेम ही ले रहा हूं, कितना 100 ग्राम का मानो, या फिर आप अगर इसे बोल दो कि एक्वा सॉल्यूशन ही अगर ले लेंगे सब्सटेंस तो मतलब सेम ही हो गया। अगर डेंसिटी सेम है सॉल्यूशन की तो 100 ग्राम का मतलब आप उसे वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स में दोनों के इक्वेट करा दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम दोनों में सेम ही है। N1 इक्वल्स टू N2 मुझे करवाना है। देखिए क्या बोलेगा, मैं बोलूंगा N1 इक्वल्स टू N2 बोलूं तो मैं बोलूंगा 5 अपॉन केन शुगर इज 342 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स के बराबर। और एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 342 अपॉन 5, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 जा 30 और आया कितना 42, यानी कि 30 और 0.42 60.8 के आसपास। ऐसा कोई ऑप्शन है? अरे गलत कर दिया क्या, एक सेकेंड, कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक हो रही है। हाँ जी, 5 6 जा 30 42 68, हाँ 0.5 0.4 68.4, बिल्कुल ठीक है, 68.4 शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जब आप करते हैं तो कभी कभी ये होता रहता है, कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। कह रहा है which of the following will have the highest boiling point at 1 atm pressure, इनमें से किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखिए आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई KBM, यही फॉर्मूला होता है। आप इस आई को जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, हमेशा आई आपको लगाना ही लगाना है, इसको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टीबी माइनस टीबी नॉट, ऐसे ही लिखते हैं, इज इक्वल्स टू आई KBM। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। अगर सब कुछ सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। इसके केस में देखिए सब में कंसंट्रेशन सेम है, सब में कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन आई की वैल्यू क्या है, कंसिडर कीजिए कि अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो इसमें आई की वैल्यू बेटा 2 है, इसमें 1 है, इसमें कितनी 3 है, और इसमें भी 1 है। जिसमें आई की वैल्यू ज्यादा वो सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी। देखिए भाई
अगला क्वेश्चन है अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 देन वेंट ऑफ फैक्टर्स। हाँ भाई वेंट ऑफ फैक्टर आपको निकालना है, कुल मिला के बात है। क्या है आपके पास बेटा, Na2SO4 है। क्या है, Na2SO4 है। देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे टूटेगा पहले तो ये जाना इंपॉर्टेंट है। इट इज 2Na प्लस SO4 2 माइनस। ये आपके पास एक गिवन सिचुएशन है, ये है आपके पास एक गिवन सिचुएशन। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको हमेशा 1 लेके चलिए। क्या, इसको हमेशा 1 लेके चलिए। स्टार्टिंग में 0, ये 0, ये लेके चलिए आप 1 माइनस क्या, अल्फा। यहाँ पे आप हमेशा अल्फा ही लिखना, यानी कि आप सीधा सीधा बोल सकते हो, मान लो मतलब अल्फा मत लिखो, एक्स डिसोशिएट हुआ है, बताया था, याद है आपको, कुछ क्वेश्चन पहले करवाया था, एक्स डिसोशिएट हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका x। यहाँ पे आपका एक्चुअली अल्फा किसके बराबर होगा कि आपका इनिशियल आपका डिसोशिएट कितना हुआ, एक्स डिसोशिएट हुआ, इनिशियल कितना था 1, तो अल्फा एक्चुअली x के बराबर ही है। अल्फा इज इक्वल्स टू x ओनली, इट इज विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा, दिस इज 2 अल्फा एंड दिस इज अल्फा। आई क्या होता है, आई बस आप टोटल नंबर मोल्स ही होते हैं भाई। इट इज 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट इज 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो केस मैंने आपको बताया, जो ट्रिक मैंने आपको बताई, ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये हर चीज में काम करता है, ये एसोसिएशन में भी काम करता है, ये डिसोसिएशन में भी काम करता है। चलिए एक आपको एग्जांपल और करवा देता हूं, एक केस में आपको और करवा देता हूं। सपोज आपके पास है A गिव्स 2B प्लस C, आप इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए आप कल के चलेंगे क्या, आप t इक्वल्स टू 0 पे मानेंगे कि ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, आप इसको लिखेंगे 1 माइनस अल्फा ही लिखना है। चलो एक काम कर दो, x लिख दो पहले, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि x डिसोशिएट हुआ है। देखिए अगर ये x, अगर ये 1 मोल होता तो ये 2 मोल होते और ये 1 मोल होता, यानी कि अगर इससे x डिसोशिएट हुआ है तो ये कितना बनेगा, 1 से 2 बनते तो x से कितना बनेगा, x से बनेगा कितना 2x, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा x। तो इट विल बी 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी 2 अल्फा, दिस विल बी अल्फा। तो आपकी i की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाती है, 1 प्लस 2 अल्फा ही हो जाती। यही तो केस था। अब देखिए एक केस काफी इंटरेस्टिंग, अगर मैं एक एसोसिएशन का केस लूं, यानी कि मैं कर रहा हूं A2 से मेरा कितना बना है, सपोज 2A बन गया, 2A बन गया, तो मैंने क्या किया है, देखिए स्टार्टिंग में ये 1 था, ये 0 था, 1 माइनस सीधा x लिखा। अब इसके एक से, एक सेकेंड, एक काम करता हूं, तो डिसोसिएशन एसोसिएशन का हुआ, डिसोसिएशन ही हुआ ना, ऐसे लिख देते हैं 2A से A2 1 0। मान लो अभी भी क्या मानना है इसमें, सेम टू सेम चीज माननी है कि x ही डिसोशिएट हुआ है। अब ध्यान दीजिए, इसके 2 से 1 बन रहा था, तो 1 से कितना बनेगा, आधा, तो x से कितना बनेगा, आधे, x बाय 2। इसको बस लिख दीजिए अल्फा, दिस विल बी अल्फा बाय 2। आपकी जो i की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, दैट इज 1 माइनस अल्फा बाय। ठीक है, तो हमेशा सेम अप्रोच रखिएगा, कभी भी धोखा नहीं खाएंगे वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है जी, आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन बेंजीन इज 0.2। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आपको बेंजीन में दी है कितनी, 0.2। देन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या निकालना है आपको, स्मॉल m, मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी इक्वल्स टू फाइंड। पहले तो बेटा जो भी चीज फाइंड करनी होती है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, तभी आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये अगर ग्राम में है तो इनटू 1000। ठीक है, क्या दिया आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन बेंजीन दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन बेंजीन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसकी वैल्यू आपको दी है 0.2 अपॉन 1। क्या दी है, 0.2 अपॉन 1। इससे मुझे देखो एक चीज, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये, आप सीधा सीधा लिख दीजिए कि आपको NB की वैल्यू कितनी दी है, 0.2 दी है, और Na प्लस NB की वैल्यू आपको 1 के बराबर दी है। इससे आपको Na की वैल्यू मिल गई कितनी, 0.8। भाई बेंजीन के आपके 0.8 हो गए, आपको NB की वैल्यू क्या मिल गई है, हाँ मिल चुकी है, कितनी है, इट इज 0.2। वेट ऑफ ए, यहाँ पे ए क्या है, बेंजीन है सॉल्वेंट, उसका मोल्स है 0.8, तो वेट कितना आ जाएगा 0.8 इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, 78 होता है, और मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको करना मत भूलिएगा, ये हो जाएगा आपका 4 के बराबर, दिस विल बी 250, आपका आंसर विल बी 250 बाय 78, दैट इज हाउ मच, इट विल बी 3.2 के आसपास। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल फिनिश कर दिया इस क्वेश्चन को। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच। ठीक है जी, चलिए
एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखो किस तरीके से अप्रोच निकालनी होती है। क्वेश्चन में कह रहा है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 0.0125। आप हमेशा इसको फ्रैक्शन में लिखिए। 0.0125 हो गया 1/80 के बराबर। कह रहा है द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, फिर से वही बात कि अगर आपको मोलालिटी निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, Na/WB, अगर ये ग्राम में है तो इनटू 1000, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दिया है। ये काई बी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, ये काई बी के बराबर होता है। काई बी किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल्स टू NB/NA प्लस NB, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1/80 गिवन है। 1/80 गिवन है। यहां से मुझे Na की वैल्यू मिल चुकी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बी सॉल्वेंट ले लिया क्या, एक सेकेंड, एक काम करते हैं तो फिर इसे थोड़ा, कोई बात नहीं, हल्का सा चेंज कर देते हैं। इस बी को हटा के ए कर देते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने यहाँ पे ए को सॉल्यूट ले लिया है, वहां पे मैंने बी को लिया था पिछले क्वेश्चन में, एक ही बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो Na की वैल्यू बेटा मुझे मिल चुकी है। Na की वैल्यू मुझे मिली 1/1000, और NB क्या है, WB क्या है मेरा, यहाँ पे क्या है, क्या है, किसमें डाला है भाई, किसमें डाला है, कुछ नहीं दिया है मुझे, कुछ भी नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं, वाटर लेके चलेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो वाटर लेके चलो, एज सिंपल एज दैट। तो आपको Na की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, NB की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू 79। कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू 79। तो यहाँ पे लिख दीजिए 79 इंटू 18, 79 इंटू 18, 18 से 10 ये गया, यह है 55.55। तो आपका फाइनल आंसर विल बी 55.55 डिवाइडेड बाय 79, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.70। ऑप्शन नंबर ए 0.70 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्युबिलिटी कर्व फॉर सोडियम सल्फेट डेकाहेड्रेट इन वाटर विद टेम्परेचर इज गिवन एज फॉलोइंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड समझा देता हूं कि क्या है। देखिए जब भी आप एक किसी सॉल्वेंट में कोई सल्यूट डालते हैं तो कुछ रिएक्शन होती है जिससे हमारा क्या बनता है, जिससे आपका एक सॉल्यूशन बनता है। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए आप इतनी बात समझते हैं, जितना हमारा सॉल्यूशन बनता रहेगा हम बोलेंगे कि हमारी क्या हो रही है, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सॉल्यूशन बनने का यही तो मतलब है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में घुलना। काफी इंटरेस्टिंग सवाल। देखिए आपका क्या, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये टेम्परेचर की वैल्यू दी है 32.4, आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इस टेम्परेचर तक आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आपकी रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। क्या जा रही है, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन इस टेम्परेचर को अचीव करने के बाद आपकी रिएक्शन का क्या हो रहा है, रिएक्शन सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, या कि आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। टेम्परेचर बढ़ ही रहा है कॉन्स्टेंटली। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए काफी इंटरेस्टिंग, सॉल्यूशन चैप्टर में आपका ली चैटलेयर्स प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। सॉल्यूशन चैप्टर में ली चैटलेयर की एप्लीकेशन है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सी रिएक्शन है जो आगे की तरफ जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि द सॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक टिल 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके आगे जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक देयर आफ्टर। सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, चलिए रेडॉक्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें n की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। अरे कितना सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ पे Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कहां जा रहा है, ये +2 पे जा रहा है। तो कितने का डिफरेंस है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, ये 5 यहीं पे ही तो रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितना, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज। देखिए कैसे करेंगे, आप लिखेंगे K की जगह 2, अच्छा ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो 1 × 2 प्लस क्रोमियम की जगह x लिख दें तो 2 × x प्लस -2 × 7 = 0। कितना हो जाएगा, 2 + 2x - 14 = 0। कितना हो जाएगा, 2x - 2 - 12 = 0। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 12/2 दैट इज 6। तो कितना आ जाएगा, 6 शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए और देखिए
Mg2P2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कैसे करेंगे। Mg का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना अचीव होता है, +2, तो इट इज +2 इंटू 2 कितना, फिर +2x एंड प्लस -14 इज इक्वल्स टू 0। 2x की वैल्यू बेटा आ जाएगी कितनी, +10 के बराबर, और x की वैल्यू आ जाएगी +5 के बराबर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4। Fe3O4 देखिए ये एक क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या है, इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड्स को हम और क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं स्पिनल्स। क्या नाम देते हैं, स्पिनल्स नाम देते हैं। क्यों ऐसे मिक्स ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि Fe3O4 अगर आप इसे नॉर्मली निकाल के जाएंगे तो आपका आंसर बताऊं क्या आएगा, आपका आंसर आएगा बेटा 3x - 8 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू +8/3 और आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक्चुअली जो Fe3O4 है ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, FeO.Fe2O3 ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे ये +2 के बराबर है, यहाँ पे ये +3 के बराबर है, तो 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, बोथ A and C आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कह रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दीज कंपाउंड इज, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, H2SO4 कितना होगा भाई, ये होगा आपका 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब तक एक्सीड नहीं होती है +6 से तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें भी करके देखते हैं, तो कितनी हो जाएगी, 2 + 2x - 8 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो गया, इट विल बी इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू कितना, +6 के बराबर, और x की वैल्यू कितना, +3 हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो 6 और +3 कहीं पे गिवन है, 6 और +3 यानी कि आखिरी वाला +5 भी आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं किसका, H2SO6 कितना हो जाएगा, 2 + 2x - 12 इज इक्वल टू 0, तो यानी 2x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, +10 के बराबर, और x की वैल्यू +5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अच्छा एक काम कीजिए, आपसे एक क्वेश्चन में पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास क्रोमियम का एक कंपाउंड है, क्रोमियम का मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, जिसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, उस कंपाउंड का मुझे आप दो चीज बताइए। नंबर 1 आप मुझे उस कंपाउंड का कलर बताइए, और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए मुझे उस कंपाउंड में क्रोमियम की। देखते हैं कौन जवाब देता है। बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, पुराने AIPMTs में आया है, IIT में एक बार आया है। कलर से, कलर आपको इसका याद होना चाहिए, कलर भी इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो दो सवाल के जवाब देने, आपको उसका कलर बताना है उस कंपाउंड का। अच्छा ये तो जवाब, और ये तो बताना ही है कि कंपाउंड है कौन सा, वो कंपाउंड है कौन सा जिसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आते हैं अब अपना फाइनल चैप्टर जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कंडक्टेंस वाला पार्ट भी हम पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व गिव्स द वेरिएशन ऑफ लैम्डा नॉट विद √c फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बेटा हमारा एक वीक एसिड है, और आप जानते हैं कि वीक एसिड के लिए कैसा ग्राफ बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। तो ऐसा ग्राफ कहीं गिवन है, नहीं, ऐसा ग्राफ कहीं भी गिवन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। जो ऐसा ग्राफ होता है, जो ये है, ये किसके लिए है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ग्राफ है। किसके लिए है, इट इज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। इनफैक्ट ये होना चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए। ठीक है, चलो छोड़ो, इसको लिख दीजिए आप स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलोरॉस लॉ द डिमिनिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट A to B। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि लैम्डा आपको बेटा A to B के लिए बताना है, लैम्डा नॉट कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू, देखो A to B का डिसोसिएशन कैसे होगा, A to B का डिसोसिएशन होगा 2A पॉजिटिव प्लस B 2 माइनस, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नेगेटिव से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि 2 लैम्डा A2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट B2 नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन है भाई, ये रहा, हाँ नहीं ये नहीं है, ये है, ये है, यहाँ पे हाफ था, हाफ नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कह रहा है हाँ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू कॉपरिक सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए क्यूपरिक सॉल्ट सॉल्यूशन में, यानी कि कॉपर सल्फेट टाइप का कुछ सॉल्यूशन मान सकते हैं आप,
यानी कि 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक लिखा है तो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप इसे 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर में डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि कुल 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको 1 मोल डिपॉजिट होगा, यानी कि 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, 2 फैराडे, उसने यही पूछा है कि 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी करंट आपका पास होगा तो कितना डिपॉजिट होगा, 63.5 आपका डिपॉजिट हो जाएगा। अगर 1 फैराडे होता तो कितना होता भाई, वो आपका हाफ मोल हो जाता, और यानी कि कितना हो जाता, 31.75 ग्राम हो जाता। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं है, आपसे ये पूछा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन दी है, उसमें आपको केसी की वैल्यू गिवन है, पूछ रहा है कि ई सेल की वैल्यू कितनी होगी। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी ई सेल की वैल्यू कितनी होगी। देखो आपकी डेल्टा जी की वैल्यू बेटा होती है कितनी, -NF ई नॉट सेल, यही होता है। और डेल्टा जी की वैल्यू एक और होती है कितना, -2.303 NRT लॉग केसी के बराबर। तो आप यहां से ई सेल डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 0.059 लॉग केसी के बराबर, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कंसिडर, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप वैसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्यों, उसमें आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर वगैरह कितना गिवन है। मान के चल रहे हैं कि 298 ही होगा, तब जाके ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ई सेल की वैल्यू आपसे पूछी है, तो इट विल बी माइनस, अच्छा अपॉन एन, -0.06 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 और लॉग केसी यानी कि लॉग 10 की पावर 12, लॉग 10 की पावर 12, तो कितना हो जाएगा, -0.06 अपॉन 2। अच्छा ये माइनस का वैल्यू हट जाएगा, माइनस का वैल्यू यहाँ से हट जाएगा, तो इट विल बी 6, कितना आ गया, 0.36 के बराबर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.36 वोल्ट के बराबर। कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 0.36 वोल्ट, ठीक है जी। चलिए आखिरी क्वेश्चन आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और इनफैक्ट पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का। देखिए इसमें अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखिएगा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल, आपको सेल पोटेंशियल निकालना है। तो यानी कि फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि ई सेल, आगे लिख देता हूं थोड़ा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कैथोड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ई नॉट सेल फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ई नॉट सेल कितना होगा। देखिए बेटा ई नॉट सेल होगा हमारा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। आइडेंटिफाई कीजिए कैथोड में क्या चीज है। देखिए यहाँ पे ये एक सॉल्ट ब्रिज है, ये सब तो अलग इंफॉर्मेशन है। सॉल्ट ब्रिज है तो ये वाला पार्ट इसका कैथोड का पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट एनोड का पार्ट हुआ। तो कैथोड के लिए कितना गिवन है ई नॉट, इट इज -0.44 वोल्ट, और माइनस, और इसके लिए कितना है -0.74 वोल्ट। तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका +0.30 वोल्ट के बराबर। तो आपको ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, कितनी है, इट इज 0.30 वोल्ट के बराबर, -0.06 अपॉन एन। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एन की वैल्यू को फाइंड करना। कैसे करेंगे, देखिए भाई, या तो आप इसमें रिएक्शन लिख लीजिए, या तो आप इसमें क्या कर दीजिए, या तो आप इसमें रिएक्शन लिख दीजिए, या फिर आपको एक प्रो टिप बताऊं कि अगर दोनों जगह सेम वैल्यू हो, दोनों जगह सेम वैल्यू हो तो क्या करेंगे, दोनों जगह सेम वैल्यू हो तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 होता तो n की वैल्यू n फैक्टर 2 हो जाता उसमें। यहाँ पे +3 होता तो यहाँ पे +3 होता तो क्या हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा, वो वैल्यू 6 हो जाएगी। बट फिर भी इन टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है चार्जेस में, आपको रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी। देखिए आपका रिडक्शन किसका हुआ है, पहले तो ये देखिए एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि आपको रिएक्शन कुछ इस तरीके से देखनी होगी कि क्रोमियम से तो क्रोमियम 3+ गया है, नो डाउट एट ऑल, लेकिन रिडक्शन किसका हुआ है, कैथोड पे आपका रिडक्शन हुआ है। यानी कि आयरन 2+ से क्या गए हम, आयरन 2+ से हम आयरन की तरफ गए हैं। अब इसको आपको बेटा चार्जेस को करना पड़ेगा बैलेंस, आपको इसको करना पड़ेगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, और ये भी 3 टाइम्स। अब जाके आपके चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे 6 और 6, इसीलिए यहाँ पे n की वैल्यू 6 है। तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनोड में ध्यान रखिए, एनोड में क्या है आपका, ये चीज आपका 0.1 एनोड में है, तो इट विल बी 0.1। लेकिन 0.1 का क्या, क्रोमियम में क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, इसीलिए ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये हो जाएगा 0.01 का क्यूब, यानी कि
10 की पावर, एक काम करता हूँ, चलो ठीक है, 0 पॉइंट, इसको 10 की पावर -1 लिख देते हैं, ठीक है। इट विल बी 10 की पावर -1 का स्क्वायर एंड इट विल बी 10 की पावर -2 का होल क्यूब, ठीक है। फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा इट विल बी 0.30 वोल्ट माइनस 0.01 इंटू लॉग ऑफ कितना आएगा 10 की पावर -2 एंड +6 के बराबर, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू +4, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 0.30 वोल्ट माइनस 0.04 के बराबर, इट विल बी इक्वल्स टू 0.26 वोल्ट के बराबर। आपका आंसर विल बी प्लस 0.26 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होते हैं खत्म। आपको अगर सिमिलर चीज ऑर्गेनिक के लिए चाहिए, इनऑर्गेनिक के लिए चाहिए, तो कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें इससे बहुत हेल्प मिली है, बहुत जबरदस्त तैयारी हमारी चल रही है, तो प्लीज हमारे लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, कुछ सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी लेके आ जाइए। दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।